अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल वेज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान अब्दुल्ला फ्रॉम मलेशिया। वेलकम अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू आमिर फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। क्या हाल है आपके वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और मलेशिया के बारे में सुनाएं, कैसे जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एज़ वेल। और मलेशिया एज़ यूजुअल बारिशें हमारे पास चल रही हैं। हफ्ते में 2-3 दफ़ा बारिशें हो जाती हैं। द वेदर इज़ वेरी गुड ओवर हियर और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी गुड ओवर हियर इन मलेशिया। ओके, तो मलेशिया में रहने का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन वेरी वेरी गुड। ओवरऑल आप समझें कि फूड डाइवर्सिफिकेशन में खानों के अंदर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मलेशिया इज द हेवन। और फिर यहाँ के लोग, कल्चर, और फिर उन कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, उन कल्चर में उठना बैठना। तो इट्स बीन अमेजिंग ओवर और इन मलेशिया। और अगर बिजनेसेस के हिसाब से बात की जाए या कम्युनिटी के हिसाब से बात की जाए, स्पेशली हमारी पाकिस्तानी ई कॉमर्स कम्युनिटी, तो इट हैव बीन वेरी मच, आप ये समझिए कि वेरी फ्रेंडली ओवरऑल। और यहाँ पे लोगों का बड़ा, वो कहते हैं ना, कि बड़ा रुझान है ई कॉमर्स की तरफ, एंड दे इवेंचुअली वांट टू मेक बिजनेस इन ई कॉमर्स। अगेन कोई ना कोई लोग अपनी एक्टिविटीज में डाल, चाहे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। बट हम लोग जो भी एफर्ट्स करते हैं, दे ट्राई टू गेट इन्वॉल्व और अच्छा फीडबैक आता है हमारे पास मलेशिया परफेक्ट। अब्दुल्ला, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपका बड़ा ई कॉमर्स का एक आपका बैकग्राउंड है और अमेजोन की इंडस्ट्री के अंदर आपने पिछले 4-5 साल से आप काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप डिजिटल स्पेस के अंदर ई कॉमर्स हो या डिफरेंट दूसरी स्किल्स हो उस पर काम करते रहे। हम इससे पहले कि इन चीज़ों को डिस्कस करें, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर अर्ली एज। कहाँ स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहाँ से पास आउट हुआ था, और देन उसके बाद शिफ्ट कैसे आया इस डिजिटल स्पेस के अंदर? सही। अच्छा, अगर मैं अर्ली एज की बात करूं तो कंप्यूटर का, वो जो कहते हैं ना कि एक होता है कि घर में कंप्यूटर चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब ने, आई थिंक 2002, माय डैड बॉट फर्स्ट कंप्यूटर फॉर मी। और उसके ऊपर मुझे जहाँ तक याद है, व्हाट आई रिकॉल, अगेन बहुत ब्लर ब्लर सा है, व्हाट आई रिकॉल के जब हम स्कूल जाते थे, तो आई यूज्ड टू नोट डाउन द वेबसाइट जो बिलबोर्ड पे लिखी होती थी। और फिर मैं सिर्फ घर आके, अगेन उस जमाने में वो मोडेम होते थे, उस वॉल के 10 रुपए वाले कार्ड आते थे, उस इंटरनेट के जरिए आई यूज्ड टू सर्च दोस वेबसाइट कि उस वेबसाइट पे है क्या। और वो इवेंचुअली एक क्यूरियोसिटी, आप ये समझ लें कि उन चीज़ों ने क्यूरियोसिटी जमा कर दी थी कि वेबसाइट या इंटरनेट पे कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है वो नहीं पता था। साथ-साथ उसके फिर गेमिंग स्टार्ट हो गई। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू डू गेमिंग ऑन प्लेस्टेशन 2। और फिर जब कंप्यूटर आया प्रॉपर्ली और एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगाया, तो फिर अच्छी तरीके से गेमिंग भी स्टार्ट कर दी। और गेम खेलते हुए बड़े मज़े आते थे। होमवर्क्स कंप्लीट नहीं होते थे या असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे स्कूल के, लेकिन क्या कहते हैं, गेमिंग प्रायोरिटी होती थी। तो वो एक शौक था जो अर्ली एज में था। मैं छोटा सा बैकग्राउंड बताते चलूं अपना, कि आई हैव डन स्कूलिंग थ्रू ओ लेवल्स, और एक उसने एज दिया है इवेंचुअली इन माय लाइफ कहीं ना कहीं। उसके बाद आई शिफ्टेड टू इंटर। मैंने ए लेवल्स नहीं किया, आई डिड इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के ऊपर भी कहानी है कि अगेन आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंटरमीडिएट कन्वर्ट करना है, वो ही नहीं पता था। तो एक जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड था, जो क्या कहते हैं लोग बता रहे थे, उसके ज़रिए किया, और पहला साल ज़ाया हो गया। कि मतलब दे सेड कि आप एडमिशन आपको किसने दे दिया? तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज से किया। द कॉलेज इज़ ग्रीन हाउस, वेरी फेमस कॉलेज इन कराची। और फिर ग्रीन हाउस के बाद मैंने साथ-साथ 2 काम स्टार्ट कर दिए। दैट नंबर 1 वाज़ अ डिप्लोमा फ्रॉम एप्टेक, एंड सेकंडली आई वाज़ डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम माजू यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, जो कराची में बड़ी फेमस है। तो बस वहाँ से एक आईटी की जर्नी और कंप्यूटर साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई। और पढ़ाई के अंदर व्हेन इट कम, मतलब अगर आप बात करें थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो आप समझ लें कि आई वाज़ द डम्बेस्ट। मुझे चीज़ें रट्टे लगाए नहीं जाते, क्योंकि ओ लेवल्स का पैटर्न ही ये था कि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यू इवेंचुअली हैव अ लॉजिक। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर वही वही प्रॉब्लम हुआ, जो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज थी, तो वो मेरा सब समझे आप एक बहुत बड़ा बैकफायर था। वो कहते हैं कि किसी तरीके से भी करके वो घसीट-घसीट के उन कोर्सेज़ को निकाला। और 2015 में माशाल्लाह से आई गॉट ग्रेजुएटेड एज़ वेल। एप्टेक ने मुझे बड़ा हेल्प किया है। आई डिड माय डिप्लोमा एज़ वेल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के साथ-साथ। तो एप्टेक ने मुझे क्या हेल्प किया है कि एप्टेक गेव द प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक बंदे को चाहिए होती है।
और उस ज़माने में अगर बात करूँ तो आईटी मैं मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2011 की। तो आईटी वाज़ समथिंग जो आप ये समझ लें कि हर बंदे का बड़ा शौक था आईटी करना है, क्या करना है आईटी में किसी को नहीं पता था। तो बस एप्टेक में जॉइन कर दी, वहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेबसाइट किस तरह बनती है, नोटपैड के ऊपर वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, फिर उस नोटपैड से वी शिफ्टेड टू ड्रीमवीवर और इस तरह की चीज़ें। तो मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद फिर सेमेस्टर 2 में डिप्लोमा के अंदर ही डिप्लोमा करते-करते ही एप्टेक में प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई, जहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज हुआ करती थी। आई बिलीव अब तो खैर सी लैंग्वेज बड़ी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, लेकिन सी लैंग्वेज से मेरा स्टार्ट हुआ था। सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम हर बंदे का ही होता है हेलो वर्ल्ड लिखना। तो वो हेलो वर्ल्ड लिखना और वहाँ से फिर चीज़ें डेवलप करते-करते काम करना। तो ये एक छोटी-सी आप ये समझ लें कि छोटा-सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से मेरी अर्ली अर्ली लाइफ़ गई थी। और अगर मैं किस तरीके से ई-कॉमर्स में आया उसके पीछे एक बड़ी लंबी-चौड़ी स्टोरी है। और वो ये है कि आप ये कह लें कि मैं जब जब इवन वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट ही कर रहा था, तो आई वाज ऑफर्ड जॉब्स फ्रॉम वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी गुड रेपुटेबल बैंक्स एज वेल। तो थर्ड पार्टी के थ्रू आई गॉट हायर्ड व्हेन आई वाज इवन डूइंग माय डिग्री। और उसके अंदर मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जो यू नो एक आईटी वाले के लिए बहुत उसका करियर बहुत एनहांस कर देता है। तो अगेन वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे कि किस तरीके से बैंकिंग को फिजिकल से डिजिटलाइज किया जाए, कि अकाउंट ओपनिंग ही इटसेल्फ एक डिजिटल तरीके से हो जाए। तो आई वाज इंटर्न दैट टाइम, और वहाँ उसमें मैंने बड़ा सीखा प्रोग्रामिंग के ऊपर। इवन तो एप्टेक के अंदर आई थिंक ओरेकल नहीं था, और वहाँ पे मैंने डेटाबेस ओरेकल के ऊपर काम किया, फिजिकली काम किया, और पता चल गया कि भाई फिजिकल में गेम्स बड़ा ही डिफरेंट है। आप जितने भी डिप्लोमा कर लो, बैचलर्स कर लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज या किताबी लैंग्वेज या स्किल लैंग्वेज मे बी आपकी बेस अच्छी बना दे, बट जब आप प्रैक्टिकल में उतरते हो इवेंचुअली आपको पता चल जाता है कि गेम कुछ और है। और अगेन उसी बैंक्स के साथ उसी वक्त ही काम करते के साथ साथ आप ये समझ लें कि मैं लकी था। और हमारे एक बड़े मोज़ेस साहब जो आजकल जा चुके हैं, आई वाज ऑफर्ड टू वर्क फॉर आमिर लियाकत हुसैन। तो डॉक्टर साहब के साथ मैंने एक अच्छा टाइम गुजारा है। आई थिंक 2 सवा 2 साल मैंने उनके लिए आईटी में काम किया है। आई हैव पर्सनली मेड वेबसाइट्स, आई हैव हैड अ स्मॉल टीम जिसको मैंने हायर किया। अगेन एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट था, और उनके लिए उनकी वेबसाइट बनाई थी। तो वहाँ से आप ये समझ लें कि मेरे करियर का टेक ऑफ हुआ था एक अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल लेवल से। क्यों? क्योंकि जब आपके नाम के साथ एक इतना बड़ा टैग लग जाता है, और एट एंड स्पेशली एट अ वेरी यंग एज, तो वो कहते हैं ना कि आपकी आपके लिए बहुत सारी डायरेक्शन खुल जाती है। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि हमारी वालदा की बहुत सारी दुआएं, और क्या सीधी सी बात करूँ, आई आई कंसिडर माई सेल्फ लकी ओवर हियर कि बहुत सारे मेरे से ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं मार्केट में, उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिली, बट आई वाज़ द आप समझ लें द चोज़न वन टू गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी। और फिर अगेन इट वाज़ अनस्टॉपेबल जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई नेवर लुक्ड बैक। और मैं बस समझें, अगर आप 2015 की बात करें, तो आई हैड कंप्लीटेड मोर देन 160 प्लस वेबसाइट्स इन माय अंडर माय पोर्टफोलियो। और उसके अलावा देयर वाज मोर देन 30 सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर जिसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, दैट वाज अंडर माय पोर्टफोलियो, सोली बिल्ड बाय मी। अब तो माशाल्लाह से बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं, शॉपिफाई वगैरह आ गया है, बट 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, देयर वर मोर देन 160 वेबसाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह बाय माय सेल्फ या बाय माय टीम, और एक अच्छा पोर्टफोलियो लेके शिफ्ट हुआ। 2016 में इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू मलेशिया। और मेरा शिफ्टिंग का सीधा-सीधा रीज़न यही था कि हालात। और मुझे वो कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, और कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि टेंशन रहती थी उनको कि मेरा बेटा कैसा है, क्योंकि अगेन आई वाज़ द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। तो अम्मी हर 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद कॉल करना कि बेटा किधर हो? सही पहुँच गए? ऑफ़िस से, मतलब आप ये समझ लें कि अगर मैं डॉक्टर साहब के ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो घर से ऑफ़िस के बीच में, आईए चंडीगढ़ में उनका ऑफ़िस था। तो घर से ऑफ़िस के बीच में, मैं जब वो ऑफ़िस पहुँचूँ, तो मेरे पास 3 मिस्ड कॉल आई हुई होती थी। इतना डेली का सिचुएशन होती थी। तो एक टेंस सिचुएशन थी कि एक बच्चा बाहर जा रहा है काम करने के लिए, तो लॉजिकली मैं ये बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी। तो वो एक फ़िक्र ये होती थी अम्मी को कि बच्चा जंग पे जा रहा है। तो वो एक माइंड, आप ये समझ लें कि वो एक फैक्टर था। और जब मैंने
आप ये समझिए कि मैंने इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूर्स लगाने शुरू किए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ भाई सिर्फ़ ये मसला हमारा है, बाकियों के अंदर तो ये मसला ही नहीं है, बाकियों के मतलब छीनम-चनाई क्या होती है, स्नैचिंग क्या होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया के मसले नहीं है, ये हमारे मसले हैं। और मेजर चीज़, हमारे पास मसला है लाइट जाती है, ठीक है? लोगों को अगर यहाँ पे बोला जाए ना कि लाइट जाती है मलेशिया में, वो लोग बोलते हैं, "यार ये कैसा मसला है?" और मुझे अभी एक लेटेस्ट फीडबैक मिला था अम्मी से ही, तो अम्मी कहती हैं कि अब भी तो अब भी आप ये समझ लें कि दिन में 1 से 2 घंटा लोड शेडिंग होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप ये समझ लें कि मैं उन मसलों से एक अर्ली एज में निकल गया जो मसले होना नहीं चाहिए लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मसले हैं। और उसने मुझे कहीं न कहीं बूस्ट किया है मेरे करियर के अंदर, मेरी लाइफ़ में, और इवेंचुअली मी एज़ अ पर्सन के मैं उन मसलों को अवॉइड करता हूँ जिनको जो इसको एक बड़ा एक अच्छा नाम दिया मैंने, आई अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। तो एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट सपोज्ड टू बी स्ट्रेसफुल, और अगर आपको वो स्ट्रेस दे रही हो, आई आई ट्राई टू अवॉइड दैट। एग्जांपल लोड शेडिंग या पानी के मसले। तो ये था एक छोटा-सा बैकग्राउंड। अमेज़िंग। ये जो आपने बात मेंशन की है कि पाकिस्तान से जाने की ये आपकी मेन वजह थी। समहाउ आई टोटली एग्री विद दिस कि ये बात तो वाक़ई ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस वक़्त 2023 के अंदर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो दुनिया में बड़े क्या लिखे उनको समझा जाता है कि यार ये तो मुमकिन ही है कि लाइट ना हो, इंटरनेट चला जाए, इंटरनेट स्लो आ रहा हो, ये प्रॉब्लम्स तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल हम लोग ये तमाम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आई थिंक सो इससे सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र करते हैं ना वो लोग हैं जो डिजिटल स्पेस के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो डिजिटल करेक्ट। स्पेस के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी लाहौर में मैं इस वक्त रह रहा हूँ, तो मैं आपको लाहौर की बात बताऊँ कि लाहौर में रेगुलरली 24 घंटों के अंदर 3 घंटे लोड शेडिंग परमानेंट है। और उसके अलावा मतलब 1 महीने के अंदर, क्योंकि आई यूज टू वर्कआउट और मैं जिम जाता हूँ, तो महीने के अंदर आप कह लें कि हमारी 4 छुट्टियां सिर्फ इस वजह से होती है कि कभी अ, कोई इंसिडेंस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी गर्मी की वजह से बंद हो रहा है, कभी कोई कौमी छुट्टी आ गई है, तो 4-5 छुट्टियां आपकी वैसे निकल जाती हैं। इंटरनेट आपका खलाकन बंद हो जाता है जैसे ही इमरान खान साहब घर से बाहर निकले। तो इस तरह के मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, जिनकी वजह से जो है ना आई पर्सनली थिंक कि डिजिटली स्पेस के अंदर काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। जो आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि आपको एक बड़ी यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती थी कि यार ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा जंग लड़ने जा रहा है। इसमें थोड़ा-सा और मैं एक पॉइंट आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके अलावा क्या-क्या चैलेंजेस थे, जो आपको लगता है कि उस वक़्त आपको कराची के अंदर फ़ील हो रहे थे, अपार्ट फ्रॉम ये गवर्नमेंट के जितने मसले-मसाइल हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि यार आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी होती है, वो आपकी ग्रोथ को कितना रोक रहे होते हैं, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है, क्या एक्सपीरियंस था? यार बहुत बहुत बड़ी टॉपिक है ये, कि आपकी सराउंडिंग कितनी मैटर करती है। मैं इस थोड़ा-सा आपको और पीछे लेके जाऊँ। मैं शाह फैसल से बिलॉन्ग करता हूँ कराची में, और अब तो खैर वी हैव शिफ्टेड टू अ डिफरेंट हुँ, रीजन। हुँ। और शाह फैसल में, या मैंने पाकिस्तान में ओवरऑल नोटिस की है, मेजॉरिटी में, आई एम नॉट कंसिडरिंग एवरीवन, बट मैंने मेजॉरिटी में ये केस नोट किया है कि लोगों को ऊपर बढ़ना नहीं है, लेकिन ऊपर जो बढ़ रहा है उसको नीचे लाने की कोशिश करनी है। ठीक है? उसके नुक्स निकालेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, या कोई कहते हैं ना कि ऐसी हर्डल्स लेकर आएँगे कि वो इवेंचुअली गिर जाए। ठीक है? तो ये एक नंबर 1 मैंने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखा है। अगेन ये मेरी सिर्फ़ और ये मेरी इंडिविजुअल राय है। प्लस जो एक सबसे बड़ा इश्यू मैंने देखा है कि लोग डिनायल में बहुत चल रहे हैं। डिनायल से मुराद ये है, मैंने एक गलती से, आप ये समझ लें कि मैंने एक हमारे बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उमैर जालियावाला, उनके साथ मैं गलती से अटैच हो गया था, गलती से बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल गलती से अटैच हो गया था। तो उनकी एक टेड टॉक के अंदर ही मेंशन के यूपीएस या जनरेटर चलाने से इलेक्ट्रिक के मसले सॉल्व नहीं होते। तो अगेन हम लोग डिनायल में चल रहे हैं, और डिनायल में इस तरह चल रहे हैं कि आप छोटे से छोटे लेवल की बात कर लें, आप प्याज लेने जाते हैं, तो प्याज वाला कोई ना कोई जुगाड़ करेगा आपसे कम तोलने में या कुछ ना कुछ करने में। आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी छोटी सी एग्जांपल, आप किसी को उधार दे देते हैं, ठीक है? वो 30 दिन का उधार 40 दिन पे चले जाता है, और 50 दिन पे चले जाता है। 50 दिन के बाद जब आपकी टोन थोड़ी सी ऊपर से आती है ना कि यार ब्रो ज़्यादा हो गया, तो उल्टा ये नहीं बोला जाता कि यार मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा, उल्टा ये बोला जाता है यार तू पैसे के लिए दोस्त को पूछ रहा है, या पैसा तो हाथ, सच में बात बहुत है। बड़ी अच्छी सी एग्जांपल, पैसा बिल्कुल। लोगों की तरफ से कमेंट आते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है। तो मैं उनको बड़ा अच्छा से रिप्लाई करता हूँ, हाथ की मैल है, निकाल के दे दो ना यार जल्दी से।
तो दे क्यों नहीं रहे? क्यों टेंशन दे रहे हो? और आपके पंजाब में तो बड़ा है ना कि आप थोड़ा-सा लोगों से गुस्से गुस्से में आ जाओ तो लोग बोलते हैं, "छੱਡ लो, कर लो कुछ जो करके दिखा सकते हो।" तो यार ये वो चीज़ है जो बिल्कुल देखो ऐसे हमारे एज़ अ इंडिविजुअल बड़ी अनअवॉइडेबल है। प्लस मैंने मलेशिया में शादी की थी तो द रीज़न मैंने मलेशिया में शादी की थी वो इसलिए इसका मेन रीज़न भी यही था कि यार आई डोंट वांट माय किड्स टू ग्रो द वे आई हैव ग्रोन। क्योंकि मैं ये चीज़ें देख रहा था कि मेरे अब्बा, दादी, दादा, ठीक है, चाचू, चाचा सब यही बता रहे होते थे कि पाकिस्तान में ये मसले हैं, पाकिस्तान में वो मसले हैं। मैं बड़ा हो गया, वो मसले सॉल्व नहीं हुए। और मैं अगेन मुझे वो नज़र आ रहा था कि या मैं आप ये समझ लें कि मैं एक अर्ली एज में देख रहा था कि ये मसले सॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई इस पे एफर्ट नहीं कर रहा। लोग रोटी, कपड़ा, मकान पे ही लगे हुए हैं अनफॉर्च्यूनेटली। लोग जेन्युइन इश्यूज़ पे नहीं लगे हुए या उसकी बेस के इश्यूज़ में नहीं लगे हुए। अगेन ये हमारा काम नहीं है। जुनैद अकरम अपनी बात एक पॉडकास्ट में बोलते हैं ना अगेन दिस इज़ क्या कहते हैं एक रियासत का काम है ये। और वो एक अच्छी बात भी बोलते हैं कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो स्पेशली ओवरसीज़ में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात जुनैद भाई ने बोली थी कि आप ये समझ लें कि हम लोग वो लोग हैं, जिनका घर अभी बन रहा है या उनका घर रिपेयर में है। और वो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए नानी के घर पे हैं या किसी और के घर पे रुके हुए हैं रेंटल पे या जो भी। और जब हमारा घर सही हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वी विल कम बैक। आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा होता है, तो आई विल डेफिनिटली ब्रिंग माय होल फैमिली बैक एज़ वेल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये कुछ ओपिनियंस हैं मेरे और मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगेन ये मेरे बड़े अर्ली एज के ओपिनियन रहे हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अभी भी ये पाकिस्तान में एक बड़े जेन्युइन इशू है। डिनायल वाला तो बहुत खतरनाक इशू है। डिनायल मतलब गलती कर दी आपको मतलब आप एक्सेप्टेंस ही नहीं आनी ना कि डिनायल वाला तो इतना कोई कॉमन इशू है पाकिस्तान में कि लोगों को समझ ही नहीं आता ये भी मसला है। तो छह बहुत सारे छोटे-छोटे मसले हैं लेकिन ये कुछ ऐसे रीजंस थे गवर्नमेंट से हट के। प्लस मैं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं जान पा रहा था कि मैं ये देख रहा था कि अगर मेरी वालदा इतनी कंसर्न है मेरे लिए, तो ऑब्वियसली जो मेरी आने वाली वाइफ होगी वो भी अपने बच्चों के लिए इतनी कंसर्न होगी, तो मैं ये टेंशन चाहता नहीं हूँ। अगेन वही बात ना अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं चाहिए जिंदगी में। तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस ना होने की वजह से या ना चाहने की वजह से आई डिसाइडेड कि आई विल मैरी अब्रॉड। और फिर अगर मैं बात करूं कि लोग उस वक्त 25 लाख रुपए दे के 30 लाख रुपए दे के ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कर रहे हैं या स्टूडेंट पे जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली हैव बीन ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स रहे हैं। तो फिर इंटरनेट का एक्सेस था एक अर्ली एज से। तो आप ये समझ लें कि सोशल मीडिया प्लस इंटरनेट का एक्सेस प्लस फैमिली के बाहर होने के मतलब रिलेटिव्स के बाहर होने के फायदे। तो इवेंचुअली मुझे पता चल गया कि भाई बाहर भी लाइफ आसान नहीं है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीजा या इमिग्रेशन, आपको एज अ स्टूडेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो यू हैव टू वर्क योर, आप समझ जाओ। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो आप काम पाकिस्तान में उतनी कर लो तो यू इवेंचुअली बिकम अ बेटर पर्सन या आप उतना से ज़्यादा कमा लो। जस्ट बिकॉज़ आपको पीआर चाहिए या आरपी स्टेटस चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। तो मुझे जो ईज़ीएस्ट राउट लगा और उस वक़्त जो मेरे साथ था, दैट वाज़ मैरिंग टू माय वाइफ। और मेरी लव मैरिज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन अगर मैं उसको एक समराइज़ वे में बताऊँ, आई फाउंड माय वाइफ अगेन थ्रू सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दिस। और देन इवेंचुअली इन 2016 वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। और बस अगेन जब से मलेशिया में शादी हुई है उसके बाद आई हैव नेवर लुक्ड बैक। और हाँ, जब मैं वापस गया हूँ, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान वापस गया हूँ शादी के बाद। जब मैं गया हूँ मेरा एक हमेशा हर बारी में मोबाइल छीना है। तो वो मसला अभी तक ग्लोबल रहा है। वो मसला अभी तक ग्लोबल रहा है और वो मसला अभी तक सॉल्व नहीं है। इवन मैं 2020 में वापस गया था, तो उस वक़्त भी वो कहते हैं ना वेलकमिंग ऐसा ही था कि मैं क्यूरियस होता था, 6 दिन हो गए यार मोबाइल नहीं छीना, 7 दिन हो गए मोबाइल नहीं छीना। तो ऐसे ही 11वें-12वें दिन मैं दोस्त की वलीमे में था, बाहर हम लोग आए कुछ बातें-शातें करने। आ गए वो आपके दोस्त। आप ये समझ लें हम सब के दोस्त आ गए और उन्होंने बड़े मौदबाना तरीके से बोला कि ब्रदर हमें एड्रेस बता दें। और हमें वो इंसानियत होती है ना, हम बिल्कुल गए, नज़दीक गए। बताएँ कौन-सा एड्रेस पूछ रहे हैं? वो एड्रेस के साथ-साथ उन्होंने बाकी चीज़ें ही पूछ ली और साथ-साथ चीज़ें भी ले गए वो। तो इट हैव बीन आप ये समझ लें कि जब मैं पाकिस्तान गया, मैं 3 दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान वापस। और तीनों दफ़ा मेरे साथ कोई ना कोई हादसात हुए हैं। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। हाँ, इस पे तो एक लंबी सांस भरी जा सकती है क्योंकि ये इशू इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन कि आपको जानकर हैरत होगी कि मैं लाहौर में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ और इससे पहले मेरे वालिद साहब क्योंकि आर्मी में थे,
तो मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया हुआ है, कराची 2-3 साल रहा हूँ, पेशावर, उकाड़ा, लाहौर, सियालकोट और पूरे हर रीजन को कवर किया है। और कोयटा भी एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं लाहौर में 8 साल से रह रहा हूँ। मैंने क्योंकि जब बचपन में तो ट्रैवल किया तो आइडिया नहीं था चीज़ों का। कराची हम लोग तब रहते थे जब वो पीक टाइम था, मतलब आप जब एक चौक क्रॉस करके अगले चौक पे जाते थे तो आपको फायरिंग की आवाज़ आती थी ओह! हर तरफ से, और आप हैरान होते थे, यार पता नहीं ऐसा लग रहा है वो क्या नाम है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ या कुछ ऐसा सीन चल रहा है। तो वो चीज़ें रहती थी। लाहौर के अंदर आपको अगर मैं बताऊँ, आप हैरान होंगे कि पिछले 8 साल के अंदर, 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आई पर्सनली फील कि लाहौर बहुत ज़्यादा सेफ है। और अगर आप कुछ अच्छा अर्न करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल कदरे बेहतर मिल जाता है कंपेयर टू कराची। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर लाहौर में भी ये स्नैचिंग की वारदात बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। जो आपने भी जैसे कहा कि दो भाई आते हैं आपके और आपको मोहब्बत से कहते हैं कि यार जो कुछ भी है वो दे दो। अभी रिसेंटली भी टिकटॉक पर भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, एक हमारे को टिकटॉक स्टार है, उनके साथ ये इंसिडेंट्स हुआ है। मेरे एक रिलेटिव है, उनको भी ये उन्होंने सेम चीज एक्सपीरियंस की है। तो पॉइंट ये है कि यार इतनी मतलब अ, पाकिस्तान एक अच्छी खासी इकोनॉमी है, पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद स्टिल हमारे इशू वो है जो जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। और हम आज भी वही जंग लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि हम सोचें कि यार आज एआई आ चुकी है, तो एआई को यूटिलाइज कैसे करना है। हम लोग अभी भी इसी मसले मसाइल में हैं कि यार कौन आएगा जो कराची और इस्लामाबाद से ये हमारी जिंदगी की जो बेसिक सिक्योरिटी है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। और डेफिनेटली जैसे आपने भी कहा कि यार ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते, ये रियासत का काम है, आप चाह के भी आप जितनी मर्जी गुडविल रखें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो जब तक रियासत इस पर एक्शन नहीं लेगी आप कुछ नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल आप काम करें, ग्रो करें, बाहर जाएं, पैसे कमाएं, अपने रिलेटिव्स की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सपोर्ट करें। दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज़ भी आपके इख्तियार में नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। आई टोटली एग्री। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि वही वाली बात जो मैं डिनायल वाली बात कर रहा था। लोगों को ये मसले मसले नहीं लगते। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं अभी 3 दिन पुरानी बात है, एक आप समझें कि दोस्त के छोटे भाई हैं, उन्होंने कमेंट ये किया हुआ था कि फलाँ-फलाँ कंपनी बिजली फराहम नहीं करेगी। मैंने नीचे आके लिखा तो भाई फराहम कौन करेगा? ठीक है, जवाब नहीं है। तो अगेन वही बात ना, मसले हैं, तो मसलों के पीछे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी डिनायल है, जो मसले हैं उसमें भी डिनायल है। और फिर अगेन डिनायल में इतना चल रहे हैं हम कि हमें खुद एज ए एग्जिस्टेंस या एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग इतने मसले में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता, या हमें जो बेसिक एथिक्स होते हैं लाइफ के या ह्यूमैनिटी के, वो अच्छे खासे लेवल पे खत्म होते जा रहे हैं। फिर अगर मोरालिटी की बात की जाए, माशाल्लाह से मैं अगर बात करूं, कराची इज वन ऑफ द मोस्ट, आप ये समझ लें कि चैरिटेबल सिटी, जहाँ पे सबसे ज्यादा चैरिटी दी जाती है। मलेशिया में भी, नो डाउट। इवन तो मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, आई हैव बीन टू टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री। मैंने इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि चैरिटेबल लोग या हॉस्पिटेबल लोग नहीं देखे होंगे। बट वही बात ना कि यार हम उस बेसिस के ऊपर, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट्स ऑफ कराची। मैं अगर ऐसी एक छोटे से एक भाई आए हुए थे हमारे पास यहाँ से रमजान के टाइम पे ना, मलेशिया आए हुए थे मेरे पास। तो ही सेड कि यार एक काम करते हैं, आज ना हम एक्सप्लोर करते हैं मलेशिया के अंदर, हम इफ्तारी बाहर करेंगे। मैंने खैर ऐसा कभी, वो कहते हैं ना, स्टंट मारा मारा नहीं है मैंने कभी ना, कि हम बाहर जाके आज इफ्तारी करेंगे। लिटरली यार हम लोग ने एक खजूर और पानी की बोतल ली, गाड़ी में रखी, और हम लोग चलना शुरू हो गए कि भाई कोई ना कोई तो, वो कहते हैं ना, अल्लाह का वली, कोई स्टॉल लगा के खड़ा होगा, कोई समोसा दे देगा। वी ट्रैवल्ड मोर देन हाफ, मोर देन आई थिंक हाफ एन आवर। हमें रमजान इफ्तारी का टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, हमने मस्जिद के एंड वहां पे पार्क की, हमें कोई बंदा नहीं मिला वहां पे। आप ये चीज कराची में देख लें। मुझे याद है, इवन मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2014 2015 की। मैं अपने ऑफिस से अगर मैं घर आ रहा हूँ, आइए चंडीगढ़ रोड से अगर मैं शाफे से उस वक्त आया करता था, तो उस टाइम पे आप ये समझ लें कि एक एक किलोमीटर के बाद, अच्छा, छोटी मोटी इफ्तारी नहीं कि आपको खजूर या एक छोटा सा एप्पल दे दिया, नहीं, अच्छी प्रॉपर इफ्तारी पैकेट्स में या बॉक्सेस के अंदर पानी की बोतल या जूसेस के साथ आपको दी जाएगी। तो देर आर वेरी गुड पॉइंट्स एज वेल। और मैं समझता हूँ कि यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क चल रहा है। अदरवाइज अल्लाह ही हाफिज भाई इसका। Yeah, definitely. I totally agree with you. Inshallah, hope for best कि चीज़ें वक्त के साथ बेहतर होंगी। जिस
आहिस्ता-आहिस्ता जब अच्छा। हमारे लोगों का थोड़ा इंटेलेक्ट लेवल थोड़ा-सा बढ़ेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। और एक जो आपने पॉइंट मेंशन किया ना कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुके हुए हैं। आपको पता है कि जब कोविड आया था तो कोविड शुरू में सबके लिए बड़ी असल थी। सबको लगता था यार मतलब कैसे चलेगा ये वो, लेकिन 1 साल के अंदर सब चीज़ें नॉर्मल स्टार्ट हो गई। फिर वो एक हैशटैग चलता था दिस इज़ न्यू नॉर्मल, कि अब मतलब ऐसे ही लाइफ चलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग ज़ूम पे इंटरैक्ट करेंगे, ज़ूम पे कंपनीज़ रन होंगी, तो नॉर्मल चीज़ है। सो हमारे लोगों को भी ना मसाइल्स के अंदर रह के वो इतने पक चुके हैं कि अब उनको लगता है कि यार अच्छा दिन में 3-4 घंटे लाइट जाना कोई बड़ी बात तो नहीं, बस ठीक है 4 घंटे जा रही है, 20 घंटे है भी तो सही ना। और अगर रोड टूटी भी है तो वो देख कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है इससे, बस ठीक है अब ऐसा है तो ऐसा चलते हैं। तो वो बड़े खुश हैं, वो अब यूज हो चुके हैं, उनका फर्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस की वाप वाली बात है, जब तक वो दुनिया का कोई और हिस्सा एक्सप्लोर ना करें, वो काम ना करें डिजिटली, तो उनको आइडिया नहीं होता कि यार अच्छा दुनिया में मतलब ये सहूलतें मिल रही हैं और हम तो जो है ना बेसिक जरूरियात भी हमें किसी सूरत में मैसर नहीं है। तो इट्स अ चैलेंज, बट होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह। वक्त के साथ अगर अच्छी गवर्नमेंट है तो ज़रूर सॉल्व आउट होंगी ये चीज़ें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देन इस सारे सिनेरियो के बाद मलेशिया मूव होने के बाद अमेजोन की और ई कॉमर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक अचीव की? अच्छा, ई-कॉमर्स की जर्नी ऐसा नहीं था कि एक सडनली स्टार्ट हो गई। इसके पीछे भी आप ये समझ लें कि एक बड़ी स्ट्रगल है। मैं अगर थोड़ा-सा आप ये समझो कि मा मलेशिया से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन आई शिफ्टेड टू मलेशिया तो मैं कोई डायरेक्टली कुआलालंपुर या स्लांगोर कोई ऐसे वो कहते हैं ना कि हाई-टेक सिटी में शिफ्ट नहीं हुआ था। आई शिफ्टेड टू अ वेरी स्मॉल स्टेट जिसका नाम साबा है। आप ये समझ लें कि साबा इज़ सो अंडर डेवलप्ड कि पाकिस्तान के जो अपर रीजन वाले इलाके हैं उस तरीके से वो रिजेम्बलेंस देता है। बिजनेस का एक्सेस इज ऑलमोस्ट टू निल। आपको अगर बिजनेसमैन मिलेंगे भी तो दे आर रनिंग देयर ओन शॉप्स। पाकिस्तानी अगर हमारी कम्युनिटी के या पाकिस्तानी इन जनरल मिलेंगे तो दे आर रनिंग देयर ओन शॉप्स। तो मैं जब साबा शिफ्ट हुआ एंड आई वाज लाइक यार एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि कुछ तो बेहतर है, चलो बिजनेस नहीं है तो कुछ तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अपना काम चल रहा था ऑनलाइन। फ्रीलांसिंग मैं करता था। उस वक्त तो ये अपवर्क वगैरह होता भी नहीं था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर फ्रीलांसर डॉट कॉम। तो मैं एक साहब के साथ काम करता था उस टाइम पे। तो मेरी जो अर्निंग वाला जो किचन वाला साइट था वहाँ से फ्रीलांसर डॉट कॉम से सॉर्टेड आउट था अल्हम्दुलिल्लाह। और आई वाज एक्सप्लोरिंग फिजिकल बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि मेरा एक लगाव रहा है। माय फादर हैव बीन प्रिंटिंग गाय। उनका 1985 से बिजनेस है, अभी भी माशाल्लाह से कराची में बिजनेस है वो। और एक फिजिकल बिजनेस में कहीं ना कहीं से अटैचमेंट रही है। तो वो फिजिकल बिजनेस वाली मैं कुछ ऑप्शन देख रहा था। मैंने वही बिजनेस को रेप्लिकेट करने की भी कोशिश की मलेशिया के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट सक्सेसफुल। उसके पीछे 2-3 रीज़न जो बात करूँ मैं, नंबर 1 वाज़ कि आप जो समझते हो, मैं अगर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, कराची के अंदर लोग इतने हैं कि आप छोटी-सी आप कहते हैं ना ठेला भी लगा लो बिरयानी का, तो आपकी इंशाल्लाह बिरयानी अगर आपकी क्वालिटी की आपकी आप सोल्ड आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन वाला फैक्टर आता है व्हिच आई अंडरस्टैंड आफ्टर माय एक्सपीरियंस। कि मैंने भी प्रिंटिंग शॉप लगा ली और मैंने कहा कि दिन में 3 ग्राहक तो आएँगे। और आप ये समझ लें कि 3 हफ्ते गुज़र गए। 2 दो दो 2 ग्राहक आप ये 2 कस्टमर आए थे जिन्होंने एक ने फ़ोटोग्राफ एडिट करवानी थी, एक बंदे ने लोगो बनवाना था। और अगेन फ़िज़िकल होने का बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये था कि यार घर पे नहीं बैठे हैं हम, कहीं फ़िज़िकल लोकेशन पे बैठे हैं, साथ-साथ बिज़नेस भी डेवलप हो जाएगा, फ्रीलांसिंग भी साथ-साथ करते रहेंगे। तो उसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव था। इवेंचुअली वो 2 महीने के बाद वो मैंने बंद कर दिया। फ्रीलांसिंग अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी। 2017 के एंड में आप ये समझ लें या 2018, आई डोंट रिकॉल इट एग्ज़ैक्टली, मेरा फ्रीलांसर डॉट कॉम का अकाउंट में कुछ मसला आया और फिर आई वाज़ नॉट एबल टू बिड ऑन द प्रोजेक्ट्स, या मैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ये समझ लें कि रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहा था और आई वाज़ स्टक। तो जब मैं स्टक हुआ तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वो बिज़नेसेस जो ऑब्वियसली पाकिस्तानी लोग ही कर रहे हैं। तो मैंने एक बड़ा ट्रेडिशनल बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोसरी स्टोर। वो मैंने एक खोला साबा के अंदर, कोता किनाबालू के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ वेरी गुड। मैंने एक पाकिस्तानी भाई के साथ ही पार्टनरशिप की थी उसके ऊपर भी। अच्छा, वहाँ पे ये होता था कि वो इतना कोई फिज़िकल बिज़नेस था कि वहाँ पे ऑल यू नीड टू डू इज़ टू काउंट मनी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल। क्यों? आपका स्टाफ बैठा हुआ है। पाकिस्तान की तरह ग्रोसरी स्टोर नहीं होते कि एक आपके पास लिस्ट आ गई और आप लिस्ट के सामान निकाल रहे हो। वहाँ पे बिल्कुल जो छोटे-छोटे जैसे हमारे पास मॉल्स होते हैं, उस तरीके से उनकी सेटिंग होती है ग्रोसरी स्टोर की, छोटे ग्रोसरी स्टोर की भी ऑन 1000 स्क्वायर फीट। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ सिट ऑन कैश काउंटर, आपको बस कैश गिनना है, दैट्स इट।
कार्ड वाले लोग तो वैसे ही चिल है ना, उनकी आपने आपको स्कैन करना है, कार्ड पे पेमेंट करेंगे, वो तो डायरेक्ट आपके बैंक में जानी है। जो बाकी काम आपका बचा वो बना कैश वाला। अब जो मैं फिजिकल स्टोर पे होता था तो मुझे ना 3 महीने 4 महीने का बोर होना शुरू हो गया, यार मैं कर क्या रहा हूँ? ठीक है, फ्रीलांसिंग व्रीलांसिंग साइट पे छोटी लेवल पे चल रही थी, जो क्लाइंट व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट हो गए थे तो उनके साथ चल रही थी। तो वहाँ पे ही मैंने एक छोटी-सी, आप ये समझ लें कि 100 स्क्वायर फीट का मैंने एक छोटा-सा कार्डबोर्ड का रूम बनाया और वहाँ पे मैंने ई-कॉमर्स के हिसाब से चीज़ें देखना शुरू कर दी, क्योंकि आई हैड ये समझ लें कि आई हैड समथिंग इन माइंड कि यार वेबसाइट बना तो ली है, वेबसाइट्स को चलाने भी तो होते हैं। तो मेरी अपनी ही एक वेबसाइट थी, मेरी वालदा के नाम पे। वो मेरी वालदा ने क्रिएशन दी थी, दैट वाज अलीशा कलेक्शन। उसके ऊपर शी यूज्ड टू सेल रेप्लिकास इन पाकिस्तान। वो खैर हमने वो शॉप बंद कर दी थी व्हेन आई शिफ्टेड टू पाकिस्तान, मलेशिया। तो मैंने उसको रीलॉन्च किया और उसको रीलॉन्च किया मैंने अलीशा कलेक्शन को। दैट टाइम आई हैड आई थिंक 8000 फॉलोवर्स ऑन फेसबुक। अब तो माशाल्लाह 14-15 हज़ार फॉलोवर्स है माशाल्लाह। तो उसके साथ मैंने फिर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मलेशिया से पेमेंट गेटवेज वगैरह, स्ट्राइप वगैरह बनाना कंपैरेटिवली आसान था। तो अलीशा कलेक्शन डॉट कॉम के ऊपर मैंने आप ये समझ लें कि मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी। आई यूज्ड टू अगेन बड़ा ट्रेडिशनल मेथड, सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस। यूएस को बेचना है, यूएस में बेचना है, फेसबुक एड्स चलाने, बड़ा ट्रेडिशनल सिंपल सा मेथड। अनफॉर्चुनेटली लोग 2023 में ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलता वो। तो वो स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे हुआ ये कि चलते-चलते उसके अंदर मुझे एक, वो कहते हैं ना कि एक बम्प आया फॉर कैश फ्लो। और एक अच्छा बम्प था वो, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्टर हंटिंग करना स्टार्ट की। अगेन ये उस वक़्त ये कोई एक्सट्रीम कॉमर्स या कोई ई-कॉमर्स की मार्केट में मैं इतना कोई इन नहीं हुआ था, जो भी कर रहा था अपने बेसिस पे कर रहा था। प्लस मैं जिस सिटी में रह रहा था वहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं। जिन साहब के साथ भी बैठे हैं, जिन पाकिस्तानी लोगों के साथ भी बैठे हैं, उनके या तो ग्रोसरी स्टोर है या तो गाड़ी का काम कर रहे हैं। ये दो काम बड़े कॉमन है साबा के अंदर ना। या तो उनके डाले के काम है, डाले ऑन रेंटल्स, और या तो उनका ग्रोसरी स्टोर पे काम। तो अब डाउट था कि भाई कहाँ जाएँ, किधर जाएँ? तो एक गोरे का फिर हमने बूट कैंप ले लिया। आई वोंट नेम हर। और फिर वहाँ से एक, आप ये समझें कि छोटी बहुत जर्नी स्टार्ट हुई कि किस तरीके से और सेल बढ़ाई जाए। उसमें एक साहब थे, वो यूके में होते हैं आजकल। तो उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बातचीत भी हुई, माशाल्लाह से डॉक्टर हैं वो, ही इज़ 40 प्लस। तो उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला यार मेरे पास टाइम नहीं होता, एक काम करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तुमने पीछे अलीशा कलेक्शन भी चलाया हुआ है, हम ना कुछ करते हैं पार्टनरशिप में। मैंने कहा ठीक है। उनको मैंने प्लान बना के दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने, मैंने बोला था कि भाई पैसे आप डालें, मैं काम करके दे दूंगा, हम लोग प्रॉफिट आधा डिवाइड कर देंगे। बड़ा ट्रेडिशनल सा मेथड, हर बंदा ही आई थिंक ये अपने चाचू मामू को प्रिडिक्ट करता है ये। तो ये वाला मॉडल मैंने उनको पिच किया, उनको समझ में भी आया और हमने स्टार्ट किया। वहां से आप ये समझ लें कि 18 में जो उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हुई है, मैंने कोई, वो कहते हैं ना कि अग्रेसिव ड्रॉप शिपिंग की। मुझे कार्ड मिल गया $30,000 का, बस काम आता था, चीज आती थी, खाली वो करना था, प्रैक्टिकल करना था। फिर जो मैंने एग्रेसिव ड्रॉप शिपिंग की, हमारी एक बड़ी अच्छी सी प्रोडक्ट वायरल गई थी, दैट वाज बिस्किट मेकर। मिड ऑफ 2018 की बात कर रहा हूँ। उसमें हमने 1 महीने के $60,000 के रेवेन्यूज़ बनाए हैं महीने के, माशाल्लाह से। और फिर अगेन ड्रॉप शिपिंग का सीन ये होता है कि एक प्रोडक्ट का एक फेज़ आता है, आप एक वाओ स्टेज, या जो कहते हैं ना कि इन्फेंट स्टेज पे आप एक प्रोडक्ट को पकड़ते हो, आप एक ग्रेजुएट स्टेज पे ले जाते हो, ग्रेजुएट स्टेज के बाद वो प्रोडक्ट इवेंचुअली पीएल बन जाती है। तो आप पीएल बना लो, या तो इवेंचुअली पीएल बन जाती है। तो वो फिर प्रोडक्ट पीएल बन गई थी, तो उसकी फिर ऑर्डर्स कम होना शुरू हो गए। उसके बाद वी हैड अनदर सक्सेसफुल प्रोडक्ट, कैट लिटर स्कूप। जो कैट का लिटर होता है उसको स्कूप करने के लिए एक प्रोडक्ट था हमारा, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त गया, बहुत अच्छा गया उसके, वो भी। और वो भी हम लोगों ने आई थिंक 2018 के एंड तक चलाया। और फिर अगेन ग्रोसरी स्टोर पे बैठ के ये सब काम होते थे। और उसके बाद तो ऐसा भी होता था कभी कभार कि घर जाने का दिल ही नहीं चाहता था, वहीं पे स्टाफ को बोला कि भाई दुकान वुकान बंद करो, आप घर दुकान नहीं बैठे हो। तो इस तरह इतना, वो कहते हैं ना, इतना पैशन था। अगेन पैशन खुद ब खुद डेवलप भी होता है। मैं समझता हूँ एक लेमैन के सामने भी दिन के $2-2 हज़ार गिर रहे हो, $5-5 हज़ार गिर रहे हो, मैं रेवेन्यूज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो नजर आता है, उसका खुद ब खुद पैशन बन जाता है कि यार ये काम तो बड़ा जेन्युइन है। तो वो पैशन चलता रहा। फिर शॉपिफाई थोड़ा-सा फेड आउट होना शुरू हो गया, आप ये समझ लें। फिर शॉपिफाई में हम लोगों ने दूसरी टेक्निक स्टार्ट करना शुरू कर दी, हमने व्हाइट टेबल स्टार्ट कर दिया। और इवेंचुअली 2019 में मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में पता चला। और आप ये समझ लें कि मैंने तो ग्रुप जॉइन की थी, एंड द वे सनी भाई यूज्ड टू एजुकेट दैट टाइम, तो उस वक़्त तो ऑनेस्टली फ्रॉड ही लगता था कि यार ये चल क्या रहा है। एंड खैर मैं ऑब्जर्व करते गया, देखते गया, देखते गया, देखते गया। और 19 के अंदर मेरी सनी भाई से आई थिंक हाय हेलो में बात हुई थी। उस वक्त तो सनी भाई मैसेंजर पे रिप्लाई भी करते थे, अब तो आई एम नॉट श्योर कि क्या सूरत हाल है।
19 में मेरी सनी भाई से बात भी हुई कि सनी भाई ये सिचुएशन है। ही डायरेक्टली टोल्ड मी भाई ग्रोसरी स्टोर कर क्यों रहे हो जब इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड हो? ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं तो कर क्यों रहे हो? लेकिन वो कहते हैं ना कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है फिजिकल बिज़नेस में यार ये मतलब ऑनलाइन का तो ये है ना जैसे क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग में एक चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी कि यार यू वेक अप अ डे और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या वेरिफिकेशन में चला गया तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है फिजिकल बिज़नेस में। तो वो वैलिडेट नहीं हो पा रही थी। वो सनी भाई ने वैलिडेट किया इन 1920 के अंदर फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो दुकानें वैसे ही बंद। दुकानें वैसे ही बंद तो अब क्या करें? तो घर पे बैठ के ही काम चल रहा था। बेगम हमें 5-5 टाइम खाने खिलाती थी, 6-6 टाइम खाने खिलाती थी। पिज़्ज़ा भी बन रहे हैं, पापड़ भी चल रहे हैं, बहुत कुछ खाने खाने के साथ-साथ काम चल रहा है। ज़ूम कॉल्स, गूगल मीट्स और ये सब कुछ। एंड आई थिंक इन फरवरी मैंने जुनैद भाई की वीडियो देखी थी जिसके अंदर ही हैड अ पॉडकास्ट विद सनी भाई और जिसके ऊपर उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में बताया था। अगेन ई कॉमर्स की अगर बात करें तो अमेजोन पे आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। मैंने जून के अंदर आई जॉइंड सनी भाई प्रोग्राम एज वेल और जून के अंदर एक्चुअली जो ज्वाइन किया था प्रोग्राम उसके पीछे भी मकसद ये था कि ही वाज लॉन्चिंग समथिंग इन मलेशिया और वो मलेशिया का प्रोग्राम देख के मैंने उनका जो पेड प्रोग्राम है एक्सट्रीम कॉमर्स का वो ज्वाइन किया और वहाँ से वो कहते हैं ना कि एक छोटी-सी जर्नी स्टार्ट हो गई। फुल टाइम मतलब पार्ट टाइम से मैंने ई-कॉमर्स को फुल टाइम बना लिया कि हाँ भाई अब एसेट बिल्डिंग भी करनी है। अगेन उससे पहले एसेट बिल्डिंग का या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं था। अच्छा, जब मैंने बूट कैंप वगैरह जॉइन किया तो उसी उसी टाइम पे सनी भाई ने मुझे मैसेंजर पे, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं, सनी भाई ने मुझे मैसेंजर पे हाउ टू फ्लिप अ बिज़नेस आई थिंक आप ये समझें कि 4 या 5 मैसेजेस में सिखा दिए, वो उनके बड़े-बड़े मैसेज आते थे। तो 4 से 5 मैसेजेस में उन्होंने हाउ टू फ्लिप अ बिज़नेस सिखा दिया और मैंने जो मेरा फिज़िकल शॉप थी, उसको मैंने फ्लिप भी कर दिया। जब मैंने फ्लिप किया सनी भाई की अच्छा जब जब शुरू में बता रहे थे ना मैं समझा यार ये कहाँ होगा यार, कौन पूरी-पूरी दुकान ले लेगा? पाकिस्तान में तो कभी सुना ही नहीं है दुकान पूरी-पूरी कोई ले लेता है, वही प्रॉफिट के साथ 10 महीने का प्रॉफिट, 20 महीने का प्रॉफिट। वो माशाल्लाह से सनी भाई की गाइडेंस के हिसाब से उसी तरह लिस्टिंग बनाई, क्लासिफाइड एड्स बनाए और शॉप फ्लिप कर दी माशाल्लाह। जब शॉप फ्लिप की तो फिर एक आइडिया यार दिस इज़ समथिंग रियल। जब फिजिकल बिज़नेस फ्लिप हो सकता है, डिजिटल का तो मसला ही नहीं है। तो बस उसके बाद माशाल्लाह से एक आप ये समझ लें कि रेस में लग गए हैं या अल्हम्दुलिल्लाह उस दौड़ में लग गए हैं टू क्रिएट मल्टीपल डिजिटल एसेट्स और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2023 माशाल्लाह से आई कैन से प्राउडली कि आई ओन अ वेरी गुड ब्रांड जिसको टॉप 30 ई कॉमर्स मर्चेंट का नॉमिनी अवार्ड भी मिला था। एट द मोमेंट एज वेल मैं मलेशिया का किचन वेयर के अंदर टॉप 38 सेलर हूँ। अगेन कोई भी चाहे वैलिडेट कर ले, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एज वेल। तो अगेन आई ओन अ फिजिकल प्राइवेट प्राइवेट लेबल ब्रांड इन मलेशिया। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ कि 2020 बूट कैंप जॉइन करने के बाद प्लस अपनी शॉप को फ्लिप करने के बाद क्या किया मैंने तो अगेन वही जो अभी प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ उसकी रिसर्च और उसकी चीज़ों में इंडल्ज हो गए। अगेन अच्छे ट्रेनर्स थे हमारे पास जो गाइड करते थे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई थी दैट वाज़ कि फिज़िकली करना ही नहीं है काम। जो भी करना है सब कुछ हो व्हाट्सऐप के ऊपर या तो लैपटॉप की बेसिस के ऊपर फिज़िकली मतलब कहने का मतलब है इन्वेंटरी आपके हाथ में है एज़ अ सैंपल लेकिन इन्वेंटरी रोज़ आप फुलफिल करने नहीं जाओगे दैट वाज़ सनी भाई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू मी। तो बस उस स्ट्रिक्ट गाइडेंस के ऊपर मैंने मलेशिया की मार्केट में काम स्टार्ट किया। अब मलेशिया की मार्केट ऐसी कि वहाँ पे एक भी कोई एफबीए सेलर नहीं। मतलब कोई भी फुलफिल बाय ऑटोमेशन के साथ कोई बंदा फुलफिल ही ना करे। अब हम प्रोडक्ट ढूँढें, अच्छे मार्जिन्स हों, उसमें 3PL ऐड करें, मार्जिन खराब। प्रोडक्ट ढूँढें, 3PL ढूँढें, 3PL के मार्जिन ऐड करें, प्रोडक्ट खराब। प्रोडक्ट खराब से मुराद आपके मार्जिन ही नहीं निकल रहे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी पीएल की या प्राइवेट लेबल की या इवन होलसेल की मैं सीधी-सी सक्सेस सक्सेस होने की बात बताऊँ तो अगर आपके मार्जिन्स खराब हैं, तो नेवर इवन थिंक ऑफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट अगर आपके मार्जिन बेकार हैं। आप ये समझते हैं ना कि यार जब मैं बड़ी ब्रांड बन जाऊँगा, जब मैं प्राइस बंद कर दूँगा बढ़ा दूँगा, जिस दिन आप बड़े होंगे याद रखिएगा आपके कंपेटिटर आपसे और बड़े हो चुके होंगे। तो दैट डे विल नेवर कम। तो इस शुरू से ही मैं ये समझता हूँ अगेन दिस इज़ माय पर्सनल लर्निंग। शुरू से मैं ये समझता हूँ कि आप अपने मार्जिन्स ही ऐसी मतलब आप प्रोडक्ट ही ऐसी फाइनलाइज़ करें, जिसके ऊपर नंबर 1 आपकी तमाम चीज़ें अलाइन हो रिलेटेड टू ई-कॉमर्स प्लस आपके मार्जिन्स अच्छे हों। अगर मार्जिन्स अच्छे नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप टाइम ज़ाया ना करें उस प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन विद दैट प्रोडक्ट और आगे देखें। मैं 2020 की ही एंड की बात बताता हूँ। आई लॉन्च्ड अ वेरी गुड ग्रेट प्रोडक्ट अगेन खैर वो दूसरे अकाउंट पे लॉन्च थी, अब तो खैर वो अकाउंट वगैरह ही बंद कर दिया। लैपटॉप स्टैंड था, कोविड का टाइम था, चाइना से सोर्सिंग देखी,
3 आरएमबी की सोर्सिंग मिल रही थी, रिंगिट में चेक किया, 10 रिंगिट की बिक रही थी। मैंने कहा यार वेरी गुड, इतना प्रॉफिट मार्जिन। उसको हमने छोटे लेवल पे 3PL के साथ इंटीग्रेट किया, उसके प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 25% थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे आप ये समझिए कि मैंने प्रैक्टिस की कि प्रोडक्ट चलती कैसे। लेकिन अगेन उस प्रोडक्ट का एक ड्रॉबैक ये था कि वो एक कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट थी, व्हिच इवेंचुअली फेल डाउन। उसकी सेल ग्रेजुअली कम हो गई, जब ग्रेजुअली कम हुई तो हमने 3PL से इन्वेंट्री मंगा ली थी वापस, जिसको अभी रिसेंटली आई थिंक 3 महीने पहले ही मैंने लिक्विडेट किया है उसको। लिक्विडेट से मुराद अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेचा मैंने, उसमें नुकसान नहीं हुआ। बट उससे कोविड के टाइम पे बड़े अच्छे पैसे कमाए हमने। 3 दफ़ा मैंने उसकी इन्वेंट्री को घुमाया था एंड आरओआई वगैरह हमने पूरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो अकाउंट है दैट स्टार्टेड इन जून 2021 अल्हम्दुलिल्लाह। किचनवेयर में आई होल्ड वन नीश, अ प्रॉपर नीश स्टोर इन किचनवेयर, और उस किचनवेयर पे अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहता है। ई-कॉमर्स के ऊपर स्केलिंग कैसी हुई अगर आप इसके ऊपर बात करें तो अगेन क्योंकि सनी भाई से एक मैसेंजर पे बातचीत चल रही थी, तो उनको मैंने कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई कि आप अमेज़न पे पीपीसी चलाते हैं या वीवीआरओस करते हैं, व्हाटएवर टेक्निक्स यू गाइस हैव, व्हाई नॉट यू गाइस डू एक्सटर्नल मार्केटिंग। उनको खैर वो आइडिया इतना कोई खास लगा नहीं, और मैंने खैर एक ऐसी पोस्ट लगा दी कि क्योंकि मैं शॉपिफाई पे एक्सटर्नल मार्केटिंग या एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता था, तो मैंने एक ऐसी बूट कैम्प में पोस्ट लगा दी कि अगर किसी को एक्सटर्नल ट्रैफिक रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, डू रीच मी आउट। तो एक साहब आ गए थे, उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला लेट्स गिव इट अ ट्राई, और उनके साथ उनके अकाउंट के ऊपर हमने आई थिंक 430 यूनिट्स हमने बेचे थे इन 7 डेज, ओनली थ्रू एक्सटर्नल ट्रैफिक। और वो अकाउंट की जब केस स्टडी मैंने सनी भाई को बताई, सनी भाई ने कहा दिस इज समथिंग रियल। मैंने कहा कि थोड़ा सा और इसके ऊपर रिसर्च करो, शो मी। आई सेड मैंने कहा रिसर्च वगैरह हुई है, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस मोर देन 1.5 ईयर, और मैं ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के फॉर्म में यूएस के अंदर या यूके में करता रहा हूँ, इवन ऑस्ट्रेलिया में करता रहा हूँ। तो ही सेड कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो फिर वहां से अब अगर लोग जानते हैं मुझे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कोर्स से जानते हैं। आई थिंक दैट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2020 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो एक बूम था। आई एम आर्मी वाज समथिंग लाइक अ बूम दैट टाइम। और एक्सटर्नल ट्रैफिक या एक्सटर्नल मार्केटिंग करनी किस तरह है, दैट वाज लाइक सुपर सुपर बूम। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन आई थिंक 130 140 प्लस लोगों को हेल्प आउट किया है टू डू प्रॉपर लेवल पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी तो बहुत होती है जिसमें इन्फ्लुएंसर आपकी प्रोडक्ट लेता है, प्रमोट करता है, पॉइंट है सेल भी तो आनी चाहिए। आपकी आरओआई कैसे होगी या आपकी पैसे कैसे वसूल होंगे? तो इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, तो मैं समझता हूँ कि आप गलत सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटैक्ट हो। यूके में ये इश्यूज हमारे साथ बड़े जेन्युइनली रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं। यूके के थोड़े जो ऑडियंस है वो अपनी जांच पड़ताल ज़्यादा करती है। यूएस में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इश्यूज नहीं थे। और कुछ लोग कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाओ प्रोडक्ट पे होती है। आजकल जैसे टिकटॉक शॉप चल रहा है, बड़ा ट्रेंड यही चल रहा है कि वाओ प्रोडक्ट होनी चाहिए। आई टोटली डिसएग्री। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर है, हाउ दैट इन्फ्लुएंसर प्रेजेंट दैट प्रोडक्ट, दैट रियली मैटर्स। आप उससे या उस इन्फ्लुएंसर से पहले ये सॉर्ट आउट कर लो, या ये फिगर आउट कर लो कि उसके पास अगर ये प्रोडक्ट आएगी वो कंटेंट किस तरीके का बनाएगा, ठीक है? और वो देखें कि क्या वो कंटेंट आपकी ब्रांड के लिए न्यू है। अगर वो न्यू है, गिव इट अ ट्राई। अगर वो आपको लगता है कि हिट हो जाएगा, गिव इट अ ट्राई। लेकिन अगर कोई ऐसी कैमरे से वीडियो बना देगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं चलने वाली। अभी भी अगर मैं बात करूं, आप वायरल प्रोडक्ट क्यों ना ले आए? आप इवन वायरल प्रोडक्ट ले आए। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खाली ऐਵੇਂ ही वीडियो बना देंगे, आईफोन उठाएंगे, ठक 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 करके वीडियो बना देंगे, 10 मिनट की वीडियो, आप खुद ही क्लिप बनाते रहो। अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट वर्क। ये शुरू में भी नहीं चलती थी, अब भी नहीं चलती। और लोगों ने इसको थोड़ा सा ये कर दिया कि वाओ प्रोडक्ट्स और ये वो ड्रॉप शिपिंग में इट माइट से कि हाँ भाई वाओ प्रोडक्ट्स होती थी। लेकिन इवेंचुअली टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, और पहले मैनुअली काम किया जाता था। लेकिन प्रोडक्ट्स हर किस्म की चलती हैं। आप इवन बॉबी पिन की बात करें जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं, वो भी अगर इन्फ्लुएंसर अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है, दैट कैन इवन वर्क एज वेल। आप अगेन सनी भाई बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, गार्लिक प्रेस। अगर गार्लिक प्रेस का भी एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, अगेन दैट वर्क्स एज अ चार्म एज वेल, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो इट्स नॉट रियली स्पेसिफिक के वाओ प्रोडक्ट ही चलेगा या ट्रेंडी प्रोडक्ट ही चलेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगेन इज अ प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक, जिसके ऊपर काम करके लोग दे कैन मेक प्रॉपर ब्रांड वेरी गुड। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी जो है ना जर्नी रही है ई कॉमर्स में, और
जो एक पॉइंट आपने मेंशन किया ना कि यार आपने एक सही वक़्त में ना आपने नई चीज़ को एक्सप्लोर किया था। आपने चेकआउट किया कि यार ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे काम करती है और वो आपका सबसे बड़ा सेल्स का पॉइंट बना और उसी की वजह से आपको पहचान मिली कम्युनिटी में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी नीश में काम करें, आप हमेशा गैप को आइडेंटिफ़ाई करें और उसके ऊपर जो है ना लोगों को अपनी सर्विसेज़ सेल करें, तो आप ज़्यादा ईज़िली ज़्यादा अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे कॉम्पिटिशन क्राउड कम होता है हमेशा। तो इसके अलावा अगर मैं इससे हट के थोड़ी-सी बात करूँ तो किसी और अब्दुल्ला किसी और डिजिटल स्किल के अंदर या स्पेस के अंदर आपने काम किए ई-कॉमर्स से हट के? देखें, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट को भी डिजिटल स्पेस में या ई-कॉमर्स के अंदर मर्ज करना चाहते हैं तो बिल्कुल, फिर वो नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको आई नहीं, करंटली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी यानी कि इस ई-कॉमर्स के बिज़नेस के साथ-साथ आप किसी और बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं? अनफॉर्चुनेटली यस। ठीक है, अगेन फिजिकल बिजनेस का एक वो है कि फिजिकल बिजनेस करना है। तो आई एम इन्वॉल्व इन सम फिजिकल बिजनेसेस, लेकिन वो ऐसे बिजनेसेस हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिजनेसेस हैं। लेकिन वो अगेन वो थोड़े से स्टार्टअप फेज में है और वो थोड़े से प्री स्टेज फेज पे हैं। वंस दे आर मैच्योर्ड इनफ, तो आई वुड डेफिनेटली रिवील विद माय ऑडियंस। अगेन आई विल डेफिनेटली डू अ पोस्ट ऑन दैट एज वेल। अब इसका मैं छोटा सा इंसाइट ये दे सकता हूँ कि इट्स अ फिजिकल बिजनेस इन मलेशिया जो स्पेसिफिकली मलेशिया की मार्केट के लिए ही बिल्ट हुआ हुआ है, और हर बंदे का काम नहीं, वो मुश्किल थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल काम है वो। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स प्रॉपर लैंग्वेज एज वेल। आपकी लैंग्वेज कॉन्वर्जेशन मले मार्केट के अंदर, द वे यू स्पीक मले, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे मलेशियन होंगे, तो वो थोड़ा सा होना चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर या उस बिजनेस में। तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल बिजनेस है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान में कोई भी फ्रीलांसर रह रहा है और अभी रिसेंटली एक डिजिटल नोमैड वीज़ा अनाउंस हुआ था मलेशिया का। सो वो क्या चीज़ है? उसको उसको उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे अवेल किया जा सकता है? अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, काश मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटीज ना उस जमाने में हुआ करती। छोटा सा क्राइटेरिया डिजिटल नोमैड वीजा का, मैं अच्छा मुझे सिर्फ मलेशिया के बारे में पता है। देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, इवन इंडोनेशिया, फिलीपींस, पोर्टुगल, दीस टाइप ऑफ कंट्रीज आर ऑफरिंग। वो आप गूगल पे कर लीजिएगा, मैं मलेशिया का बता देता हूँ। जो नोमैड वीजा है मलेशिया का, याद रखिएगा कि इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सैलरी ऑफ $2000 कमिंग इनटू योर बैंक अकाउंट। वो कोई एलएलसी से या कोई कंपनी से आने चाहिए। याद रखिएगा कि आप ये नहीं कर सकते मैंने आमिर से $2000 उधार में ले लिए, अपने अकाउंट में डाल दिए, नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपर लिजिट किसी कंपनी से $2000 सैलरी के फॉर्म में आने चाहिए या सर्विसेज के फॉर्म में आने चाहिए। अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, वो वेरी कर रहे हैं 1800, 2000, 2200, 2400, वट। बट पॉइंट इज 6 महीने का जो एवरेज बने ना, वो $2000 बने, वो आपका इक्वालेंट आना चाहिए। और उसके बाद जो बड़े बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वाले सर्टिफिकेट पे नाजिम वाजिम से जो डॉक्यूमेंट्स है वो। लेकिन मेन जो रिक्वायरमेंट है दैट इज $2000 मिनिमम सैलरी कमिंग इनटू योर बैंक अकाउंट फॉर द कांस्टेंट 6 मंथ्स। उसके बेसिस पे आपको आप एलिजिबल हो कि मलेशिया के अंदर आप नॉमैड वीजा अप्लाई कर सकते हो। सक्सेस रेट के ऊपर मैं कोई नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आप ये समझ लें कि अगर मैं 30 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नोमैड अप्लाई किया होगा, हो सकता है बहुत सारे अप्लाई किया हो, लेकिन मैं 30 को जानता हूँ, तो 30 में से 10 लोग मलेशिया में ही हैं एट द मोमेंट, और नोमैड पे ही शिफ्ट हो गए हैं, या पहले रह रहे थे, वीजा शिफ्ट कर लिया, या आए ही नोमैड के ऊपर है। तो ये नंबर रहा है जो जो मिला है। हो सकता है ये नंबर ज्यादा भी हो इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेंट्स, वो सब हो सकता है ये नंबर इन सक्सेस केसेस ज्यादा भी हो। लेकिन जो मेरे सामने नंबर, आप ये समझ लें कि 30 के अराउंड लोग हैं जिन्होंने नोमैड अप्लाई किया होगा, जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैंने कहीं ना कहीं गाइडेंस दी होगी। और उनमें से 10 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारी उठक बैठक अच्छी खासी रहती है, एंड उनके सक्सेसफुल केसेस रहे हैं। नोमैड याद रखिएगा कि एक लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है कि आप इसके बेसिस के ऊपर आप मलेशिया परमानेंटली शिफ्ट होने का प्लान कर लें। नोमैड इज जस्ट, आप ये समझ लें कि एक स्टेपिंग स्टोन है टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री। और या ये समझ लें कि स्टेपिंग स्टोन टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसको ये मत समझिएगा कि अगर कोई भी कंट्री नोमैड दे रहा है, स्पेशली इन पर्टिकुलर मलेशिया, तो आप इसको वो कहते हैं कि अपना हेवन बना लेके मुझे यहीं पे रहना है। अनफॉर्चुनेटली नो, मलेशिया का जो नोमैड वीजा है वो 2 साल में इवेंचुअली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद शायद दोबारा से प्रोसेस हो, क्या हो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि दिस इज जस्ट लॉन्च इन नवंबर। हमारे केसेस अभी बनना शुरू हैं, तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, उसकी क्या प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, ऑल वी नो इज कि आपको 2 साल तक मिलेगा। एक एक साल के 2 वीजे होंगे, और 2 साल के बाद इवेंचुअली यू हैव टू गो बैक। नोमैड की जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है वो ये है कि याद रखिएगा कि आपकी जो इनकम है वो फॉरेन सोर्सेस से आ रही हो।
अगर यू आर प्लानिंग टू ओपन अ बिजनेस इन मलेशिया, फिजिकल बिजनेस इन मलेशिया, डिजिटल बिजनेस इन मलेशिया, अनफॉर्चुनेटली दैट वोंट बी पॉसिबल, और शायद हो सकता है कि वो आपकी वीजा रिन्यूअल में प्रॉब्लम ना कर दें। तो नोमैड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी एक्सटर्नल मुल्क में रह रहे हो और उस मुल्क के जॉब या जो बिजनेस है वो नहीं खराब कर रहे, उल्टा उसमें पैसा इंजेक्ट कर रहे हो, उसकी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर रहे हो। नोमैड का ये कॉन्सेप्ट है। तो एज लॉन्ग एज यू आर फुल, सो आप आप अपने इस टेन्योर के दौरान आप किसी फिजिकल बिजनेस में या इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? एनी बिजनेस विच इन्वॉल्व इनकम थ्रू मलेशिया, अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस, ठीक है, या एनी जॉब एज वेल। क्यों? क्योंकि देखिए नोमैड क्या है, आपके डॉलर्स या आपकी जो अमाउंट है या आपकी जो अर्निंग है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है आपके मलेशिया के अंदर, और आप मलेशिया में स्पेंड कर रहे हो। तो लॉजिकली यू आर हेल्पिंग, यू नॉट टेकिंग लोकल्स जॉब, या यू आर नॉट सेटिंग अप अ लोकल बिजनेस, बट यू आर इवेंचुअली हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ मलेशिया। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। एज लॉन्ग एज जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खराब नहीं हो रहा, यू आर फाइन दैट। हाँ, कोई ऐसा बिजनेस बनता है जिसके अंदर आप लोकल्स को जॉब दे रहे हो, ठीक है, तो अगेन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट इवेंचुअली आई बिलीव कि गवर्नमेंट ऐसे वेंचर्स को सपोर्ट करेगी, और ऐसी चीज़ों के ऊपर बड़ा सपोर्ट करती भी है। ये मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसको दातूशिप, दातूशिप क्या होती है कि इट्स मोर लाइक पाकिस्तान में तो खैर बहुत बेकार नाम माइंड में आ रहा है, खान का टैग मिल जाता है या नवाब का टैग मिल जाता है। तो दातूशिप इज मोर लाइक दैट टैग, जिसके अंदर यू गेट अ टैग एज दातू, कि हाँ भाई आप लोगों ने बहुत सारे लोकल्स को सपोर्ट किया है, आपको हम दातू का टैग दे देते हैं। तो इवेंचुअली यू गेट पीआर एज वेल ऑन दैट। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जिससे लोकल्स बेनिफिट होंगे, तो गो अहेड। फिर तो मैं समझता हूँ कि नोमैड के अंदर भी आपकी अपॉर्चुनिटीज कुछ ना कुछ निकल सकती हैं विच कैन इवेंचुअली कन्वर्ट यू टू पीआर। लेकिन मैंने अभी तक शायद जिंदगी में एक ही केस देखा है, ठीक है, मैं इतने पाकिस्तानी से मिला हूं, मैं एक ही केस देखा है, तो इट्स नॉट इजी। क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि यार हायर करना है तो अपना बंदा हायर कर लो जिससे इजी कम्युनिकेशन हो। तो हम फॉलो ही नहीं कर पाते। मैं अपनी एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि मैं अगर हायरिंग भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यार पाकिस्तानी लिविंग इन मलेशिया को कर लूँ। क्यों? उनसे कम्युनिकेशन करना आसान होता है, उससे बार्गेन कर लेते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप नोमैड ले भी सकते हो, नोमैड के बाद फिर फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाय द वे, मलेशिया की अगर लिविंग कॉस्ट की बात करें, मलेशिया इज कंपैरेटिवली वेरी चीपर। आप ये समझ लें कि एक बंदा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल बंदा घर से दूर है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रह रहा है, अकेला है, ही हैव रेंटेड आउट एयरबीएनबी और समथिंग लाइक दैट, माइट बी एग्जैजुरेटिंग, ठीक है, शायद मैं फिगर्स बड़े रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी 1.5 लाख में आप अच्छी मलेशिया में लाइफ गुजार सकते हो। पाकिस्तानी मलेशियन में आप ये समझ लें 2500 रिंगिट 2600 रिंगिट बनते हैं इन मलेशियन रिंगिट। तो इसमें आप मलेशिया के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो, जिसके अंदर 50 टाइम्स मच बेटर फैसिलिटीज देन पाकिस्तान, 50 टाइम्स मच बेटर सिक्योरिटी, लाइट के इशू नहीं है, गैस के इशू नहीं है, पानी के इशू नहीं है, इस तरह के कोई इश्यूज नहीं है, और ओवरऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सुपर्ब। तो मैं ये समझता हूँ कि 2500 में एक इंडिविजुअल बंदा रह सकता है फैमिली के साथ। यस, द वैल्यू माइट डिफर, एजुकेशन यहाँ पे महंगी है, मेडिकल यहाँ पे महंगा है फॉरेनर्स के लिए, बट ओवरऑल पीसफुल प्लेस, हलाल जगह, हलाल कल्चर, ग्रेट कल्चर मैं कहता हूँ, और खाने पीने में तो जबरदस्त यार। ओके। सो अब्दुल्ला, मुझे ये बात भी बताएं कि अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि यार, मतलब ओबियसली हमारी कम्युनिटी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, इशू जो बड़ा ओपनली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि लोग फेक स्टेटमेंट बना के डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? रिजेक्ट है वो 5 मिनट पकड़ लेंगे। वो उनके पास हजारों केसेस आ रहे हैं, खाली पाकिस्तान थोड़ी, उनके पास इंडिया भी आ रहा है, बांग्लादेशी भी आ रहा है, नेपाली भी आ रहा है, एशिया की खाली एग्जाम्पल लेने इतने सारे आ रहे हैं, वो 5 मिनट पकड़ लेंगे आपको। और अगर आ भी गया, अगले साल क्या करोगे रिन्यूअल के बेसिस पे, ठीक है, और अगर आ भी गए, हाउ विल यू सर्वाइव इन मलेशिया? आप खुद ही सोच लेना, एक बंदा नोमैड पे चले, फेक वीजा लगाकर नोमैड में आ भी गया, आप सर्वाइव किस पे करोगे? आपके वीजा पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या इलीगल होके काम करोगे? पकड़ लिया जिस दिन इमिग्रेशन ने, जेल जेल हो जाएगी डायरेक्ट। तो इतना कोई बड़ा कोई स्टेप अगर ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी बेवकूफी कोई ना करे। ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ बेवकूफी है, दिस इज नॉट योर स्मार्टनेस कि यू आर डिसीविंग। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हो भी गया, नॉर्मली होता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर यू इवन बाईपास्ट, भाई करोगे क्या मलेशिया में आके? जॉब में कोई देने नहीं वाला, बिजनेस सेटअप कर नहीं सकते, वीजा स्टेटस इज नोमैड, करोगे क्या?
फिर वही होगा, यू विल इवेंचुअली डू लेबर वर्क, या तो रेस्टोरेंट में वेटर लगे होगे या तो किसी जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टॉक कीपर या कुछ ना कुछ इस तरह कोई काम कर रहे होगे। तो अगर यही करना है तो यार पाकिस्तान में अम्मी अब्बी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार लो ना यार। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैंने भी रिसेंटली एक केस सुना था कि इस तरीके से एक हमारी कम्युनिटी से एक लड़का वो गया इस तरीके से फेक स्टेटमेंट बना के। तो अगेन चैलेंज आपको वही आएगा कि आप ठीक है, जाना एक बहुत बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान से, लेकिन उस मुश्किल के बाद जो मुश्किल है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। तो आपको शायद ये लग रहा है कि यार सर निकल जाऊँ, बाकी मैं आगे कुछ भी कर लूँगा। तो मेरी उनसे बात भी हुई थी बल्कि अभी कुछ टाइम पहले ही ना, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि यार वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं है सब कुछ। तो आप डेफ़िनिटली आपने वहाँ जाके सर्वाइव करना है, अपने आपको रेंट करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे खाना-पीना और तमाम चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बेहतरीन ऑप्शन ये है कि यार आप हमेशा एक डिजिटल स्किल सीखें, और जब आपको लगे कि यार, जो अक्सर सनी पे भी पॉइंट मेंशन करते हैं कि यार आप कम से कम $1000 आपकी कंसिस्टेंट इनकम होनी चाहिए, उसके बाद आप जहाँ चाहें फ्लाई करें। यहाँ पे जो आपने हमें एक बात की है ना, कंसिस्टेंट इनकम, दैट इज द कीवर्ड एक्चुअली ओवर हियर। मैं इसके ऊपर ऐसे केसेस बता दूं, या मेरे पास ना इतने इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतने लोगों से मिल चुका हूँ, दे आर क्राइंग। क्यों? जो वर्ड आपने यूज किया कंसिस्टेंट, वो नहीं होता। एक क्लाइंट मिला $1000 का या $500 का, दूसरे महीने पे पेमेंट आई, बस यार मलेशिया जाना है। अप्लाई किया 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अप्रूव भी हो गया, कोई मसला नहीं है। पॉइंट इज वो क्लाइंट गया वेयर यू स्टैंड। और फिर यार आई हैव लिटरली सीन यार, रेंटल के पैसे नहीं होते, एक वक्त का खाना खा रहे होते हैं, दे आर वर्किंग लाइक लेबर्स। और इवेंचुअली अगर उनको बोलूं, मैं अगर बोलूं ठीक है, अगेन लोग ग्रज होल्ड करते हैं, मैं अगर उनको बोलता हूँ कि यार वापस जाओ पाकिस्तान, क्या कर रहे हो यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग, तो उल्टा वो ग्रज करते हैं, अब्दुल्ला भाई आप गाइड नहीं कर रहे। यार क्या गाइड करूं, यू आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस एट द मोमेंट। और ओवरसीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली लोग सोशल मीडिया को देख के बड़े इंस्पायर होते हैं ओवरसीज से, भाई द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। मैं अपनी एग्जांपल दूं, व्हाट डू यू थिंक मैं अपनी अम्मी अब्बू को मिस नहीं करता? एवरी एवरी इंडिविजुअल डस। तो भाई हम लोगों ने ये खतरनाक खतरनाक स्टेप लिए हैं, कुर्बानियां दी हैं 5 साल 6 साल अपनी अम्मी अब्बू को। और वो कहते हैं ना कि ये सब चीजें, और मैंने लिटरली देखा यार, लोग खून के आंसू रोते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो आपने वर्ड यूज किया ना कंसिस्टेंट, दैट इज नॉट देयर। और कंसिस्टेंट कब बनेगा, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकते। कंसिस्टेंट आपको डिसाइड करना है कि कब बनेगा। तो एक क्लाइंट इज नॉट कंसिस्टेंट, दो क्लाइंट इज नॉट कंसिस्टेंट, अपवर्क इज नॉट कंसिस्टेंट। अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांसर्स की मैं बड़ी वो कहते हैं ना कि सच्चाई बता रहा हूँ, कल हकीकत बता रहा हूँ मैं, कि एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, चार क्लाइंट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट सक्सेसफुल। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं वही बता रहा हूँ ना, आई हैव बीन लकी ऑल माय लाइफ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, मेरी अम्मा की बहुत बहुत सारी दुआएं हैं इसके ऊपर, कि मेरी लाइफ में वो इस तरह की चीजें आई नहीं है, अगर आई भी हैं तो बड़े जल्दी फेज में निकल गई हैं। तो लोग जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ओवरसीज में आके, वो अगेन लोग जो सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं ना, वो ये होते हैं कि यार सोशल मीडिया के ऊपर क्या लाइफ दिख रही है। अच्छा, आई डोंट पोस्ट दैट। बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छी अच्छी लाइफ दिखाते हैं। पॉइंट इज कि उनकी आप रियलिटी तो देखें, कमरे में रह रहे हैं, 300 स्क्वायर फीट का कमरा। पाकिस्तान में यार 300 स्क्वायर फीट कुछ नहीं होता यार। और फिर बिगेस्ट रियलिटी, पाकिस्तान में अम्मी आपको खाना रोज सुबह शाम रात आपको खाना मिल जाता है, यहाँ पे तो खाना भी आपको खुद बनाना है। क्यों? अगर आप रेस्टोरेंट जाओगे तो आपका बजट आउट हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में तो आपको गर्मा गर्म नान भी अम्मी देगी, बीफ की बिरयानी भी आपको देगी। यहाँ पे जरा बीफ लेने तो जाओ, पता चल जाएगा कितना महंगा है बीफ। तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि एक हार्श रियलिटी है ओवरसीज की। जो भी अगर ओवरसीज प्लान करने का सोच रहा है, एनी कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली मलेशिया, यूएस, यूके, व्हाटएवर, वेयर एवर यू आर प्लानिंग एज अ स्टूडेंट एज वेल, आप 6 महीने नहीं, साल नहीं, आप 3 साल आगे प्लान करके बात करें कि भाई मेरे 3 साल का ये रोड मैप होगा, मुझे ये करना है और इसके बाद एग्जिट ऐसे करना है। आप ये नहीं करें कि यार अभी तो मैं मलेशिया जा रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा। यहाँ पे ये मुल्क देखने वाला नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, आपका घर नहीं है कि कोई मसला आया आप अम्मी के घर पे चले गए या अब्बू के घर पे चले गए। यहाँ पे भाई एवरीथिंग यू नीड टू सर्वाइव। अच्छे लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, इवन गवर्नमेंट होती है टू हेल्प यू आउट, बट दे विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट फॉर 1 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स। 3 मंथ के बाद वो ही खुद बोलेंगे यार घर जाओ भाई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि आपकी पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि whoever thinks के ओवरसीज के अंदर लाइफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी वो कहते हैं ना कि बड़ी रंग रलियों वाली होती है, तो दैट इज नॉट द केस। जिनकी होती है बिल्कुल होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, लेकिन मेहनत इज द मेन थिंग, मेहनत इज द की फैक्टर।
और मेहनत के बेसिस के ऊपर ही वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है और फिर एक स्टेज आती है, जहाँ पे वो एक रिवॉर्ड देता है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू डू इन ओवरसीज़ कंट्री, नॉट इन पर्टिकुलर मलेशिया, आप कोई भी मुल्क उठा लें। मैं ये क्या समझता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू डू, लेट्स से 3 साल अगर आपने मलेशिया को डेडिकेट कर दिया, जो वो 3 साल में आपकी प्रोग्रेस होगी मलेशिया के अंदर, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में 5 साल में भी हो सकती है। ये एक छोटा-सा वो कहते हैं ना कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर, क्योंकि आई हैव वो कहते हैं ना कि आई हैव वर्क्ड विद बिगर ब्रांड विद बिग नेम्स एज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक है, एक एडवांटेज रहा है ओवरसीज़ लोगों को कि जो 2 साल में मेहनत, जो 3 साल में मेहनत वो आप ओवरसीज़ में करते हो, वो 5 साल, 10 साल की मेहनत के बराबर होता है पीकेआर के अंदर या इवन पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये नहीं होता यहाँ पे कि आप एक स्टेज पे आ गए, वहाँ पे आपको आके कोई पुल आउट कर देगा। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, आप स्टेज पर आ गए, स्टेज पे आके या तो आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा या तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा कि आपका बिज़नेस खत्म। मलेशिया में या ओवरसीज़ मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, आप मल्टीप्लाई करते हो और यू ग्रो आप एंड यू ग्रो इवेंचुअली। तो ये एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वो लोग जो प्लान कर रहे हैं ओवरसीज़ जाने का, नॉट इन पर्टिकुलर मलेशिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा कि मेक प्रॉपर प्लानिंग। 2 साल, 3 साल आपके रिटन में प्लान होना चाहिए, भाई मुझे ये स्टेप करने हैं। क्यों? इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज़ वेल कि यार लोग आते हैं रेस्टोरेंट पे 80 रिंगिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं यार। 80 रिंगिट कुछ भी नहीं है। पीकेआर में शायद बड़े बन जाएँ, लेकिन 80 रिंगिट में कुछ नहीं होता यार पर डे में। ठीक है? गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे होते हैं, घर वालों को कोस रहे होते हैं। अगेन द सिचुएशन इज़ बैड इवेंचुअली। तो जो भी आ रहा है फ्रीलांसिंग पे या अपनी डिजिटल जर्नी को लेके, मेक श्योर कि दैट इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मुराद या तो आपका अपना बिज़नेस हो। मैं समझता हूँ बिज़नेसेस आर वेरी गुड। आपका या तो अपना कोई होलसेल हो या तो कोई आपका अपना अमेज़न हो, या अगेन आप इतना ग्रेजुएट हो गए हो, इतना ग्रो हो गए हो कि आपका एक अच्छा $4-5,000 का रेवेन्यू आ रहा हो या प्रॉफिट आ रहा हो मंथली। तो आप उस स्टेज पर हो। जल्द जल्द में स्टेप नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वही बात, ऐसा ना हो जल्दी का काम शैतान का काम जो होता है, वो वाला काम ना हो जाए और यू माइट इवेंचुअली फॉल डाउन और फिर और बड़े मसले ना हो जाएँ। एग्ज़ैक्टली, डेफ़िनिटली अब्दुल्ला, ये जो पॉइंट है ना कि जल्दबाज़ी जो है ना, वो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है इस मामले में। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब कुछ भी डिसाइड करते हैं ना वीज़े के मामले में और इन तमाम चीज़ों में, तो वो उनसे सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि यार अब मैंने इरादा किया, मेरे पास अगर पैसे हैं तो बस मैं निकलने की करूँ, मैं रिसर्च ना करूँ, मैं चेकआउट ना करूँ, मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ना बनाऊँ, मैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं मैं उनसे फ़िज़िकली प्रैक्टिकल उनसे एक्सपीरियंस ना लूँ, बस मैं निकलने की करूँ, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। ये लोगों का बड़ा एटीट्यूड होता है। तो वो एट द एंड आपको अक्सर नुकसान पहुँचाता है। बेहतर ये है कि आप उन लोगों से तजुर्बा लें जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू अब्दुल्ला, बड़ी आपने जो है ना हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है और आई एम वेरी होपफुल कि हमारे व्यूअर्स को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब्दुल्ला, कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर 1 के व्हाट इज़ द वन बेस्ट एडवाइस जो आज तक आपको किसी ने दी हो? वन बेस्ट एडवाइस, यार ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं है। हाँ, अगर मैं ये दूँ कि बेस्ट एडवाइस मैं क्या देता हूँ, यार ईमानदारी। ठीक है, लोग ना, वही बात, पाकिस्तान में लोग डिनायल में चल रहे हैं। ईमानदारी को उसको मैं किस तरह एग्ज़ाम्पल दूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सर्विस प्रोवाइडिंग करने का फ़ैसला ले रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी जो सक्सेसफुल या सक्सेस रही है, अभी भी मैं समझता हूँ, जो मेरे एक अंदर एक पॉइंट है, मैं इसके पीछे जो एक पॉइंट रहता है, वो अम्मी-अब्बू ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसके ऊपर कि यार ईमानदारी करनी है। ईमानदारी से मुराद ये है कि आप अगर सर्विस प्रोवाइडिंग में हो, अ, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, इवेंचुअली यू विल गेट रिवॉर्डेड। और व्हेन आई व्हाट आई मीन बाय रिवॉर्डेड इज़ कि ये नहीं कि आपकी महीने की सैलरी मिल गई या आपने कुछ प्रॉफिट बना के दे दिया। पॉइंट इज़ कि वो एक बरकत रहती है काम में, और उस बरकत से यू ग्रो। मैंने जो अभी मैंने एक साहब का नाम लिया था 2018 के, यूके वाले साहब का, वो अभी भी आज भी मेरे पार्टनर हैं। 2021 से मेरे एक पार्टनर चल रहे हैं, वो आज भी मेरे साथ पार्टनर हैं। मैं मार्केट में पैसे अगर रेज़ करने होते हैं, मैं 2 लोगों को आवाज़ लगाता हूँ। ठीक है? मुझे हाफ मिलियन चाहिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ मिलियन मिल जाता है। क्यों? एक ट्रस्ट फैक्टर आ गया है, एक ईमानदारी का टैग आ गया है कि भाई इस बंदे के साथ करना है। लॉस हो, प्रॉफिट हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है? वो एक नसीब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर यू नो जुगाड़ों से या मिस कमिटमेंट से $200, $300, $500, $600, $800, $1000 जितने ही बना लोगे,
कब तक बना लोगे? और फिर वही बात, क्या वो कंसिस्टेंट है? और जब तक कंसिस्टेंट नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते। आप 1500 $2000 की दिहाड़ी भी लगा लो महीने की, आपके पास कोई चीज़ कंसिस्टेंट नहीं आ रही, यू कैन नेवर ग्रो। व्हाट आई मीन बाय नेवर ग्रो इज़, इफ यू वांट टू डू अ सेविंग, आप ये समझ लें कि आप प्लान करते हैं दिन महीने में $200 सेव करने का। आपकी इनकम कांस्टेंट नहीं है, आप कैसे सेव करोगे? तो ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जानी चाहिए, दैट इज़ कि ईमानदारी के साथ काम करें, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग में आना चाह रहा है, जो भी पार्टनरशिप्स कर रहा है। और दूसरी जो बात मैं बोलूँगा, हम्बलनेस रखें। हो सकता है कि आप अगले बंदे की मिस्टेक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। मैं अगेन अब प्रैक्टिस करता हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट एज़ वेल। एट सम पॉइंट आई एम आल्सो अगेन नॉट अ परफेक्ट गाय। मैं भी वो कहते हैं ना कि गलतियों से ही सीखता हूँ। मैं सेकंड एडवाइस जो है कि भाई हम्बलनेस ट्राई करें आप। हम्बलनेस मैं समझता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपको अगले बंदे का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है। आपको नहीं पता कि व्हाट अनदर इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू। आप तो आओगे, इवन एज अ बॉस आप आओगे गुस्सा करके चले जाओगे, इवन एज अ इन्वेस्टर आप आओगे गुस्सा करके चले जाओगे, या इवन एज अ वो आप समझते हैं कि एज अ पार्टनर, एज अ वर्किंग पार्टनर आप आओगे, इन्वेस्टर गुस्सा करके चले जाओगे। यू डोंट नो व्हाट अ डिफरेंट पर्सन इज गोइंग थ्रू। और वो कहते हैं गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ, हम्बलनेस रखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। और वही बात, डिनायल में ना रहें, जो मैं अगेन बार-बार रिपीट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, कि डिनायल में ना रहें। तो ये 2 एक मैसेज हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ प्रीच करने के, एंड आई ट्राई माय बेस्ट एज वेल। और सर्विस प्रोवाइडिंग की अगर मैं बात करूँ, सर्विस प्रोवाइडिंग में ये दो बड़े की फैक्टर्स हैं जो डिफर करता है एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर में और एक बेकार सर्विस प्रोवाइडर में। कि अगर आपके अंदर वो ईमानदारी वाला पॉइंट नहीं है और आप में हम्बलनेस नहीं है, आप समझे, आप वो एक थिन लाइन है, वो क्रॉस करोगे और आप, वो कहते हैं ना कि स्कैमर बन जाओगे। तो एक दफा आपका नाम खराब हो गया, मैं समझता हूँ कि गेम ओवर। नाम बनाने में शायद 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, बट नाम डुबाने में शायद 1 मिनट या 1 मैसेज लगेगा। तो डोंट इवन क्रिएट दैट सिचुएशन फॉर योरसेल्फ और ग्रो करें। एंड अगेन, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, होते रहेंगे अप्स एंड डाउन्स यार, हम्बलनेस रखें इवेंचुअली। Perfect, amazing. So, Abdullah, one last question. What is the one worst advice जो सुनने के बाद आपको लगा हो यार काश कि मैं अपने कान बंद कर लेता ये सुनने से पहले? इतनी घटिया एडवाइस कोई कैसे दे सकता है? हाँ यार, इतनी घटिया एडवाइस, यार वो ये है कि बाहर चले जाओ, पैसे ही पैसे हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसी एडवाइस है जो मैं मतलब सुनते हुए आ रहा हूँ ना, मेरे तो आधी से ज्यादा फैमिली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में रही है। तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं। वो अच्छा, इसकी पीछे बड़ा सीन है। वो आते थे ईद के टाइम पे, ये लो भाई $100 ईदी। हम लोग $100 उसको कैलकुलेट, आई थिंक मैं मुशर्रफ के जमाने की बात करूँ, 90 का डॉलर था, ये $9,000 बन गया। तो वो एक था यार, आ कहाँ से रहे। पॉइंट इज के वो एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर देता है एक बच्चे के दिमाग में या एक यंग ब्लड में कि यार बाहर तो पैसा है। पैसा हर जगह है, और आपकी नीयत के ऊपर है, आपके नसीब के ऊपर है। और अगर लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर वो कहते हैं ना कि मेरा फुल ईमान है, अगर लिखी हुई है तो आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी, अगर नहीं लिखी हुई तो आपको मलेशिया में भी नहीं मिलेगी। ये इसका मैं कहता हूँ कि फुल ईमान है मुझे ऊपर, कि अगर आपकी लिखी हुई, आपकी रिस्क अगर लिखा हुआ है, आपकी आपको मिलना है, ठीक है, तो आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। अगर नहीं लिखी हुई तो आप कुछ भी कर लो, मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर लो, मैं समझता हूँ आपको नहीं मिलने वाला। तो एक वर्स्ट एडवाइस जो मैंने आपकी आपके वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि भाई बाहर शिफ्ट हो जाओ, पैसा ही पैसा है, वो नहीं है। और आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई इग्नोर दिस क्वेश्चन नाउ। बहुत लोग अभी बहुत लोग कहते हैं, इवन जो ट्रैवल एजेंट्स है, बहुत बहुत ट्रैवल एजेंट्स ये करते हैं, बाहर शिफ्ट हो जाओ बस यार, पैसा ही पैसा है। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जितने एजेंट्स हैं वो उन सबका यही दावा है कि यार रातों रात जो है ना वो अमीर होने की यही वाइड स्कीम है आपके पास, आप एकदम मूव हो जाए सब सही हो जाएगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन आपके साथ रही और हमने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद डिटेल में डिस्कस किया। आई एम वेरी होपफुल कि मेरे व्यूअर्स को, हमारे डिजिटल पॉडकास्ट की कम्युनिटी को बड़ी हेल्प होगी इसके थ्रू। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस, फॉर योर टाइम। थैंक यू Amit, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट माय नॉलेज हैव गिवन सम इनसाइट
टू द ऑडियंस और टू द व्यूअर्स फ्रॉम योर पॉडकास्ट इवेंचुअली। आप केएल आते हो, ठीक है? आप के केएल आओ, आप 10 दिन का टूर लगाओ पेनांग का। पेनांग एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको गोरा मिलेगा, मिलेगा ही गोरा। वहाँ पे आपको जर्मनी का बंदा मिलेगा, डच का बंदा मिलेगा, फ्रेंच का बंदा मिलेगा। आप कोई सड़े हुए से होटल में वो कर लो, जहाँ पे नेटवर्किंग ज़्यादा हो। रमीज़ भाई ये बड़ा काम करते हैं। रमीज़ भाई के साथ वैसे पॉडकास्ट करना, ही विल गिव यू वेरी गुड इनसाइट ऑन दिस। अच्छा, अब होता ये है कि आप जब उनको अगेन आप मोहम्मद रमीज़ुद्दीन, आई विल शेयर द फेसबुक प्रोफाइल, नो प्रॉब्लम। मलेशिया में ही होते हैं वो भी। तो सीन ये है कि आप पेनांग जैसे शहरों में जब जाते हो या रहते हो ना, तो नंबर 1 आपका एक तो माइंड खुलता है कि भाई वो लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप अपनी प्रोफाइल जब उनके सामने रखते हो ना, ठीक है? तो इवेंचुअली अगर आप जेन्युइन बंदे होगे, आपकी बात में जेन्युइनिटी नज़र आएगी, तो लोग आपको वापस जाके काम ज़रूर देंगे। कहीं न कहीं से मैं कहता हूँ 10 में से 1 बंदा तो आपको काम ज़रूर देगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2nd पॉइंट, मैं दुबई का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं मलेशिया की अगर बात कर रहा हूँ, मलेशिया में ऐसे फिजिकल बिज़नेसेस इतने सारे हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना यार, लोग जेन्युइन काम नहीं करते। खाली अगर बंदा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्विसेज़ देना मलेशिया के ऊपर, यू कैन बिकम अ मिलियनेयर ओनली। मैं कोई ई-कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कोई वीए की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोग पाकिस्तानियों को क्यों हायर नहीं करते, कि यहाँ पे एक वो कल्चर बन गया है कि यार पाकिस्तानी को हायर करोगे, महीने की दिहाड़ी बनाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। ये है, ये ट्रुथ है। इतने लोग मिलेंगे, स्टूडेंट हैं, ठीक है? मैंने पार्टनरशिप्स की है लोगों के साथ, या मैंने उनको सर्विसेज़ के लिए हायर किया है, महीना काम करते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? उनकी एक छोटी-सी नीड आती है, उस नीड के लिए काम करते हैं, वो नीड पूरी हो जाती है साइड पे। तो ये जो बात आप कह रहे हो ना कि बाहर काम की ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ये वही बात 1 महीने में नहीं मिलेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इवेंचुअली आपको एक नेटवर्किंग सर्कल बन जाएगा। एक मैं बड़ी अच्छी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे एक ऐप है मीटअप.कॉम के नाम से, ठीक है? बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, ऐप अब कहते हैं ना, ऐसे ही इखलाकन इंस्टॉल कर लेना। मीटअप.कॉम में क्या होता है, वहाँ पे ना वेबिनार्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, बिज़नेसेस के, ई-कॉमर्स के, डिजिटल मार्केटिंग के, एआई रिलेटेड, भरा हुआ है यार सब कुछ। मीटअप से मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। मैंने अगर अपनी बैडमिंटन की स्किल्स बनाई है, चाइनीज़ों के साथ या मलेज़ के साथ, किस तरह मैंने मीटअप.कॉम से ढूँढा उन लोगों को। उन उन ऐप्स में क्या है कि यार आप उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करो। नंबर 1 वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, पहले नंबर 1 वो चीज़ सीखो। क्यों? कुछ कर रहे हैं तभी तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना मलेशिया में। सेकेंडली, अपने आप को प्रेज़ेंट करना सीखो यहाँ पे। कि आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हो। 2 चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली चाहिए होंगी। नंबर 1 दैट इज़ योर कंपनी प्रोफाइल, अगर आप कोई एजेंसी लेवल पे आना चाह रहे हो। अदरवाइज़ आपका एक बिज़नेस कार्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। ऐवें ही नहीं कि भाई ₹1 वाला कार्ड हो। कोई अच्छा सा बिज़नेस कार्ड हो जिसके अंदर आपका नाम भी, अगर आप एज़ अ पर्सनल प्रोफाइल भी आ रहे हो, प्लस आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए व्हिच डिस्क्राइब्स ऑल योर सर्विसेज, या आपकी जो क्लाइंटेल है, या जो-जो आप काम करते हो। ये 2 चीज़ें यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फिज़िकली बड़ी काम आती हैं। अ, मलेशिया के अंदर कुछ नहीं करो, मलेशिया आओ, खाली सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आपको इतनी एजेंसीज मिल जाएंगी, एकदम वो समझ में आ जाएगा भाई वहाँ पे जॉब लग सकती है कि नहीं लग सकती। अब मैं सर्विस प्रोवाइडर बात करूँ, मीटअप.कॉम पे अकाउंट बना के उन मीटअप्स में अटेंड करो। उन मीटअप्स में प्रेजेंट योरसेल्फ मोर, अगेन वेबिनार हो रहा है या सेमिनार हो रहा है या इवन फिजिकल डिनर या लंच हो रहा है, अपने आप को प्रेजेंट तो करो। पाकिस्तानी जो लैक करता है वो अपने आप को प्रेजेंट करने में लैक करता है, जो मैंने नोटिस किया, ठीक है? प्रेजेंट अगर आप अपने आप को अच्छा कर लोगे, और मैं वही बात बता रहा हूँ, आप 10 लोगों से कनेक्ट होगे, एक बंदा तो आपको काम देगा। और ये लोग याद रखना कि जेन्युइन लोग हैं। ये वो नहीं है कि भाई 1 महीना, 2 महीना, इस किसी ने किसी ब्रांड ने आपको हायर किया, आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, भाई दे विल हायर यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। पाकिस्तानी बच्चा है यार एक माशाल्लाह से, हमारे साथ ही उठता बैठता है। ही डज़ वीडियोग्राफी सर्विस। वो भाई शोरूम के ओनर्स के साथ घूमता है वो। उसके पास अच्छी-सी इक्विपमेंट है, और माशाल्लाह से 7-8 हज़ार रिंगिट, मतलब $2000, $1800 महीने का उसका एक अमाउंट आती है। खाली ये लैम्बोर्गिनी के शूट्स करने से। वो उसके क्लाइंट क्या है, वो रेंटल पे ये फैंसी कार्स रेंट पे देता है। तो उनका उसने क्या किया हुआ है कि जो महीने की 3 टिकटॉक बनाता है उसके लिए, और इतने कोई ज़बरदस्त तरीके से क्रिएटिविटी लेकर आता है, किस तरीके से कंटेंट वायरल होगा, सब रिसर्च करता है। महीने का $1800-2000 बनता है उसका महीने का। फ्रीलांसिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और स्टूडेंट है, मीडिया साइंस का स्टूडेंट है, लिमकॉक यूनिवर्सिटी में। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है वो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लोग $1500, $1000, $800। तो वही वाली बात है ना कि जो मैंने बीच में कही थी, कि 3 साल बाहर के मुल्क में काम करना और 3 साल पाकिस्तान के मुल्क में काम करना, इस जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पे ग्रोथ आपको इमेंसिव मिलेगी, पाकिस्तान में ग्रोथ आपको यूं यूं करके मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इस बात में बिल्कुल सदाकत है,
अगर यू आर अ जेन्युइन गाय, यू आर अ प्रॉपर, आप ये समझ लो कि आप ईमानदारी से काम करने वाले हो, आपको अपने स्किल सेट के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, स्काई इज़ द लिमिट। ओवरसीज़ में स्काई इज़ द लिमिट अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँ यार, लोग बहुत बड़ा क्लेम करते हैं, अगेन आई कैन बी रॉन्ग ऑन दिस। लोग बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, मैं क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग बहुत छोटे लेवल पे करता हूँ। लोग सबसे ज़्यादा क्लेम करते हैं यार मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? मेरा उन लोगों से सीधा-सीधा क्वेश्चन है, भाई आप एक्सपर्ट हो तो आपका बिज़नेस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं ये बात अपने बिज़नेस बनाने के बाद मैंने सीखा कि भाई अगर आप एक्सपर्ट हो, तो व्हाई आर यू नॉट वर्किंग योरसेल्फ टू मेक योर ओन बिज़नेस मोर बेटर? ठीक है, मुझे अगर यही बात मैं ये बता रहा हूँ, यही एग्ज़ैक्ट बात मुझे कोई 2018 में बता चुका होता ना, मैं शायद अभी मेरा कोई डिफरेंट स्टेटस होता। मेरे शायद 3-4 डिफरेंट एसेट्स होते, डिजिटल एसेट्स होते या फिजिकल एसेट्स होते इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एसेट वैल्यू। बट मेरा सीधा-साधा क्वेश्चन ये आता है, भाई अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप अपने आप को क्लेम करते हो एक्सपर्ट, तो व्हाई आर यू नॉट मेकिंग योर ओन बिज़नेस? मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स तो इतनी पड़ी हुई हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट उठाना $1500 $2000 की तो मसला ही नहीं है ना। लेकिन 1500 $2000 से बिज़नेस नहीं बनता। नंबर 1 ये तो आपको ही पता है। आप पीएल कर रहे हो जैसे ना। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने स्किल सेट के ऊपर, आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उठाओ, अच्छी भी नहीं उठाते, छोटी इन्वेस्टमेंट उठाओ, यू प्रूव हिम कि भाई यू आर द राइट गाय। यार वो बंदा खुद अपनी जमा पूंजी, वो कहते हैं ना कि सेफ के अंदर ही पैसे होंगे ना, वो भी निकाल के आपको देगा, यार इसको इसको ग्रो करो। कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं? एक बंदे का मैं बता रहा हूँ ना, एक बंदे का 2 क्लाइंट भी जेन्युइन मिल जाए ना, जेन्युइन क्लाइंट से मुराद 2 पार्टनर जेन्युइन मिल जाए ना, ठीक है? $2000 $1500 महीने का कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, कोशिश करो यार। मैं अगेन आई कुड बी रॉन्ग, मेरा ये वर्डिक्ट है या मेरा ये मानना है कि यार कोशिश करनी चाहिए कि आपको बिजनेस बनाएं, आप अपना बिजनेस बनाएं, रादर देन सर्विस प्रोवाइडिंग, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगती है यार हवाई रोजी है। आज है क्लाइंट, कल नहीं है, परसों है, तरसों नहीं है, ये वाला सीन है। बिजनेस यार आपके ऊपर है, और इवेंचुअली यू लर्न मोर। और जो बंदा बिजनेस बनाता है ना, नंबर वन, मैंने एक चीज ये देखी है, इवन यू कैन सी माई सेल्फ एज वेल। जो बंदा धंधा बना रहा है ना, बड़ा मैं रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ इसको, जो बंदा धंधा बना रहा है वो खामोशी से काम कर रहा है। जिसके पैसे बन रहे हैं ना, वो शोर नहीं मचाता। जिसके पैसे बन रहे हैं ना, वो अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम नहीं करता। और जिसके पैसे बन रहे हैं ना, वो फेसबुक पे इतनी वो ना शोशा वाली वीडियोस या इस तरह वाले काम नहीं करता। ये एक सच्चाई है, ठीक है? और जो ज्यादा शोर मचा रहा होता है, मैं समझता हूँ कि वो शोर ही मचा रहा है, वो अंदर से खोखला बंदा है। ये ओवरसीज में तो दिस इज द रियलिटी। पाकिस्तान में कितनी रियलिटी आई कैन नॉट से, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। ओवरसीज में दिस इज द रियलिटी। और यहाँ पे तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जो ज्यादा ढोंग मचा रहा है, उसके पीछे रहो। जिसकी प्रॉपर बिजनेस है, उसकी प्रॉपर बिजनेस की गूगल प्रोफाइल, उसकी उसके कस्टमर उसका जवाब देंगे, या उसके क्लाइंट्स उसका जवाब देंगे कि हाँ भाई इसकी सर्विस अच्छी है या नहीं। उसको खुद क्लेम नहीं करना कि भाई वो एक्सपर्ट है या अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनानी चाहिए। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कम है, आजकल टिकटॉक का बड़ा रुझान चल रहा है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मुझे टिकटॉक पे काम करते-करते आई स्टार्टेड इन फ़रवरी 2022, ठीक है? आज इसको 1.5 साल हो गया है। मैं 1.5 साल के बाद मैं यूएस में भी कर रहा हूँ, मैं मलेशिया में भी कर रहा हूँ, मैं यूके में भी कर रहा हूँ, और छोटा-मोटा नहीं, मलेशिया में तो आई एम नेशन वाइड टॉप 38 सेलर है, इतना बड़ा रैंक लेके बैठा हूँ मैं। मैं ये अब अभी नहीं कह सकता 1.5 साल के बाद भी कि यार आई एम द एक्सपर्ट। क्यों? कहीं न कहीं यार मुझे भी ऐसी चीज़ आती है, या मैं ऐसी चीज़ में फँस जाता हूँ कि मुझे भी वो चीज़ सीखनी है, ठीक है? पॉइंट इज़ के लोग जो एक्सपर्ट क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भाई हमें सब कुछ आता है। दे फेल टू डिलीवर। 2 क्लाइंट बाद, 3 क्लाइंट बाद जब वो फेल टू डिलीवर होते हैं, क्लाइंट खत्म हो जाता है, वो टिकटॉक को या वो ई-कॉमर्स को बोलते हैं भाई ये सब फ्रॉड है। तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, या ये मेरा आंसर भी है कि भाई जब एक्सपर्ट हो बिज़नेस बनाओ ना यार, ठीक है? इतना ही कॉन्फिडेंस है, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे जब अपने पीएल के ऊपर कॉन्फिडेंस हुआ था, जब मुझे अपनी स्किल सेट पे कॉन्फिडेंस, मैंने मार्केट से उधार ले लिया भाई। कॉन्फिडेंस है ना मुझे, उधार उठा लो, ठीक है? अगर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? एसेट बनाना है ना, ठीक है? तो एसेट बनाना है तो बनाओ, मेहनत करो। स्ट्रगल इज़ रियल, याद रखना। हाँ, सर्विस प्रोवाइडिंग इज़ क्विक मनी, मैं इसके ऊपर हैंड्स ऑन बोलता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि अब्दुल्ला भाई मुझे $10,000 बनाने हैं, व्हाट इज़ द क्विकेस्ट राउट? मैं सीधा बोलूँगा सर्विस प्रोवाइडिंग करो। क्यों? ऑल यू नीड इज़ 10 पोटेंशियल क्लाइंट एंड अ गुड नेम। अगर आपको 2 साल में अच्छा नाम है, 10 बंदे आपको ऐसे प्यार से मिल जाएँगे। मेरी अपनी एग्ज़ाम्पल मैं व्हाट्सऐप के ऊपर, मैं अच्छा एक छोटी-सी बात बोल दूँ, आई प्रोवाइड एटसी अकाउंट सर्विसेज़, जिसके अंदर आई गिव ए टू ज़ी सर्विसेज़ ऑन एटसी। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता। चार्ज से मुराद ये है कि आई डोंट चार्ज माय सर्विस फी, आई डू डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं सीधा-सीधा इक्विटी लेता हूँ, मैं डंके की चोट पे लेता हूँ, भाई पैसा आप लगाओ, 50% इक्विटी लूँगा मैं।
मैं अगर काम कर रहा हूँ या मैं अगर पे काम कर रहा हूँ या चलो मैं टिकटॉक शॉप पे काम कर रहा हूँ और मैं इक्विटी ले रहा हूँ ऑन द बेसिस कि भाई मैं एक एक्सपर्ट हूँ। इवन दो आई नेवर टैग माई सेल्फ एज एक्सपर्ट, आई जस्ट टैग माई सेल्फ एक्सपीरियंस, कि मुझे एक्सपीरियंस है भाई 1.5 साल का। अगर मैं किसी इन्वेस्टर का पैसा दाव पे लगा रहा हूँ भाई, आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल। मुझे आज नहीं भाई, कबर में तो हिसाब देना है ना मुझे उस बंदे का। कुछ तो ये सोच लो। लोग लोग सोचते ही नहीं है भाई ये चीजें। मैं बता रहा हूँ हमारे जो बेसिक्स ना, हमारी जो ट्यूनिंग है ना, वही खराब हुई हुई है। यार मेरी ना वो कहते हैं ना कि रूह कांप जाती है जब लोग ये जो छोटे मोटे स्कैम करते हैं, $5,000 का, $2,000 का, $3,000 का, मेरी रूह कांप जाती है। क्यों यार? अभी अभी की लाइफ में एंजॉय कर लिया, लाइफ आफ्टर डेथ में क्या करोगे भाई? मेन चीज तो वो है, सवारनी तो वो है ना। जितनी फैंसी लाइफ गुजार लो, जितनी लैम्बोर्गिनी में गुजार लो। मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? उन्होंने सक्सेस डिफाइन करते करते फाइनेंशियल फ्रीडम डिफाइन करना शुरू कर दी। भाई दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। भाई दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। अनफॉर्चुनेटली लोगों से पैसा लेके आप अगर लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द वे टू मेक मनी, या दैट इज नॉट द वे टू सक्सेस, और दैट इज नॉट द वे टू मेक फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अपना बिजनेस करें यार। हर बंदा, ऑनेस्टली बताऊं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी टिकटॉक शॉप की सीधी सीधी वेव चल रही है, हर बंदा टिकटॉक शॉप। यस, टिकटॉक शॉप के डिप्लोमा ट्रैक में इतने सारे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं। मैं एज अ ट्रेनर भी अगर बात करूं, मैं क्यों पेड ट्रेनिंग नहीं देता, या मैं क्यों इवन फ्री ट्रेनिंग नहीं देता? मैं अगर फ्री ट्रेनिंग देता हूं, प्रॉब्लम ये होती है कि व्यूज आते हैं 40, 50, ठीक है। मैं पेड ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास 50 बच्चा बैठा होगा, पेड अमाउंट लेके बैठा होगा, ठीक है, $1200 की अमाउंट दे रहा हूँ। लेकिन मैं अगर कोई चीज की वैल्यू रख रहा हूँ ना, अगर मैं $1000 रख रहा हूँ, तो मैं $1000 से ज्यादा ही वैल्यू देता हूँ। आप पूरा मार्केट में पूछ लो मेरा मेरे नाम से। मैं अगर ₹30,000 लेता हूँ ना, तो मैं 30,000 के हिसाब से वैल्यू दे रहा हूँ। और मेरा सीधा सीधा इसके ऊपर वर्डिक्ट है कि अगर एक ट्रेनर या अगर एक एक्सपर्ट या अगर एक एक्सपीरियंस बंदा खुद अगर $5,000 नहीं बना रहा, तो क्या आप खुद, मतलब सीधी सी बात है, अगर एक बंदा $5,000 नहीं बना रहा, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको इनेबल कर दे $5,000 बनाने के? तो डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। ये अवाम के ऊपर है कि भाई ये बंदा फ्री का कोर्स लॉन्च कर रहा है, ये बंदा पेड कोर्स लॉन्च कर रहा है। इसके ऊपर सीधा सीधा है भाई, अगर आप इन ट्रैप में फंस रहे हो, सीधा सीधा यू आर द प्रोडक्ट, या यू आर द यू नो द देयर सोर्स टू मेक मनी फॉर देम। लेकिन जो बंदे जेन्युइन काम कर रहे हैं ना, उसको उनको मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो जेन्युइन काम खामोशी से कर रहे हैं। मैं अगर पेड ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खामोशी से देता हूँ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आई जस्ट नीड टू गिव वन पोस्ट, 20 बच्चा ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। क्यों? दे नो द जेन्युइनिटी, कि भाई यहाँ पे आएंगे, डिलीवर करो, अब्दुल्ला करीम डिलीवर करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ट्रेनिंग या इस तरह की कोई चीजें आ भी रही हैं, लोगों को खुद रियलाइज करना चाहिए कि भाई जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, क्या वो इतना केपेबल है? ठीक है, क्या उस बंदे ने इतना अकॉम्प्लिश कर लिया है? एक बंदे ने, यार क्या बोलूं, मेरे कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे से सीखा, 20 दिन बाद पोस्टर नजर आता है मुझे, टिकटॉक शॉप ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, 2 महीने की खाली ट्रेनिंग लिया। आता सब कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। प्रैक्टिकल, मैंने वही बात ना हमारी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग इसी हुई थी कि व्हेन यू गो इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज डिफरेंट। कुछ भी कह लो, जितना भी आप पेड कोर्स ले लो, $10,000 वाला ले लो, 5,000 वाला ले लो, मैंने लिया यार, 2018 से ले रहा हूँ मैं अभी भी लेता हूँ। मुझे आजकल मैं सेल सीख रहा हूँ, तो मैं, मुझे अगर ग्रैंड कार्डोन का मेरे बजट के हिसाब से कोर्स मिला, आई टेक इट, आई गिव 4000 $5,000 एज वेल। पॉइंट इज कि मुझे पता है वो बंदा मुझे इतना इनेबल कर देगा टू मेक माई जर्नी मोर नियर टू मी। बट पॉइंट इज कि आप अगर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो, या वो कहते हैं ना कि लोगों को डिच कर रहे हो जस्ट टू गिव बेसिक ट्रेनिंग, मैं नहीं समझता कि यार, मतलब मैं समझता हूँ लोगों को अपना अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा, या लाइफ आफ्टर डेथ क्या होगी। मैं इसके ऊपर भाई बहुत बहुत ज्यादा कंसाइज हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैं बताऊं, मैं आई चेंज माई सेल्फ अगेन। हमारी टॉपिक थोड़ी सी लंबी हो रही है। आई चेंज माई सेल्फ इन 2021 व्हेन माय यंगर ब्रदर पास्ड अवे। और ये एक, वो कहते हैं ना कि ओवरसीज रहने का तल्ख हकीकत है कि मैं मलेशिया में रहता हूँ, आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, लेकिन मेरे पास, जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान पहुंचे तक का जो टाइम था, वो नहीं था। एंड आई कुडंट सी माय ब्रदर। तो ओवरसीज में रहने वाले जो भी लोग हैं, वो इस बात से बहुत रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो मतलब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि माय लाइफ चेंज्ड। जिस रेस में मैं जा रहा था, मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और अब वो कहते हैं कि अब आई एम चेसिंग अ डिफरेंट सक्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट,
कुछ लोगों के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँगा, कुछ लोगों के साथ नहीं रिलेट कर रहा हूँगा। बट मैंने अपने वो कहते हैं ना ज़िंदगी का मकसद या ज़िंदगी का गोल बहुत चेंज कर दिया सिंस माय ब्रदर पास्ड अवे। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए। बट दिस इज़ द थिंग, यू जस्ट यार लाइफ इज़ लाइक दिस। और माय ब्रदर आई थिंक वाज़ 25 व्हेन ही पास्ड अवे। ही वाज़ यंगर देन मी। तो आप अंदाज़ा लगा दें कि एक भाई के साथ जिसके साथ आप, और मेरा एक ही भाई था बाय द वे, और जिसके साथ आप उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हो, ही जस्ट डिसअपीयर। और आपके पास इतने रिसोर्स भी नहीं है कि आप उसकी वो कहते हैं ना जनाज़ा अटेंड कर लो। कहाँ गए भाई वो पैसे? दैट इज़ द क्वेश्चन।